हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हो? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बता दीजिए एक बार। हेलो सर। हेलो 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 बच्चा। हेलो हेलो। गुड इवनिंग। नमस्ते। कुछ क्वेश्चंस मार्क किए थे लास्ट में होमवर्क के नाम पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही थे। हुए आपसे? कॉन्सेप्ट सारे पढ़ाए हुए हैं। ऐसा कुछ भी बाहर का सवाल नहीं था। ओके, गुड 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 गुड। देखो, आज अब सीएफएससी में जो हम, एक्चुअली मैं बताऊं आपको तो हम कोऑर्डिनेशन का पूरा कोर सेक्शन पढ़ चुके हैं। अब पता है, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें एक आइसोमेरिज्म टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम सबसे आखिर में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बीच में ये अटरम सटरम टाइप के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लाइक कलर इन कॉम्प्लेक्स कैसे देखते हैं, वो विबग्योर वाले चक्रे से, ठीक है। और उसमें भी एक अंदाजा लगता है ऑप्शन देख के। एग्जैक्ट कलर कॉम्प्लेक्स का क्या है वो तो फिर सारे कॉम्प्लेक्स के कलर याद करो, जो कि इम्पॉसिबल है। वो तो करना भी नहीं है हमको। तो मैं आपको सैंपल के कुछ क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा कि कलर के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, वो भी हम देख लेंगे। सीएफएसई का एक छोटे छोटे दो पॉइंट बच रहे हैं। एक तो सीएफएसई की कैलकुलेशन बच रही है। जैसे अगर हम आज की बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ सीएफएसई, इस एस का मतलब यहां स्टेबलाइजेशन है। हमने स्प्लिटिंग वाला तो देख लिया था। हमने स्प्लिटिंग तो देख लिया था। ईएएन पढ़ेंगे, ओएमसी भी हम पढ़ेंगे आज। ओएमसी मतलब होता है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। ईएएन किसी भी कॉम्प्लेक्स की, ईएएन किसी भी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सिखा देंगे। क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्यों देखते हैं, इससे क्या पता लगता है। ये कुछ ऐसा ही छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, ईएएन ओएमसी, वो भी हम ट्राई करेंगे कि आज हो जाए। चलिए, एनीवेज सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ सीएफएसई। कैलकुलेशन ऑफ सीएफएसई इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो, हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल की बता रहा हूं। तो आप प्लीज टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की कैलकुलेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है, हम नहीं बताएंगे, ना ही पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की जो है वो आपके सिलेबस में है। तो फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है बेटा, सीएफएसई। अगर आपको सीएफएसई निकालनी है तो सीएफएसई इज इक्वल्स टू होता है, सबसे पहले मुझे बताओ, 0.4, है ना। सबसे पहले ऐसे देखो, एन 0.4 में क्या लगाया था आपने? माइनस लगाया था। -0.4 डेल्टा ओ प्लस एम प्लस 0.6 डेल्टा ओ प्लस एक्स पी। ये रहता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये फॉर्मूला? इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या है वो देखो, देखते जाओ। एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। एम मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, है ना। पता लग ही रहा होगा। -0.4 वाली तो वैल्यू नीचे की थी, है ना, और +0.6 वाले ऊपर वाले की थी। तो ऊपर वालों के लिए m लिख दिया। और यहाँ पे और क्या लिखेंगे? यस। इसके बारे में भी सभी जानते हो। क्या ये स्प्लिटिंग एनर्जी होगी? उस सवाल में दी हुई आएगी बेटा। और नहीं दी हुई आएगी तो हम डेल्टा ओ को डेल्टा ओ ही छोड़ देंगे। हम पूरी इक्वेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी डेल्टा ओ रहेगा वो तो साथ के साथ डेल्टा ओ चलता रहेगा, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। आपको पी जो है वो क्या है? पेयरिंग एनर्जी। एक्स यहां थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यू पेयर्स, नंबर ऑफ न्यू पेयर्स। और इसको थोड़ा सा हम एलाबरेट करके जानना चाहेंगे कि ये न्यू पेयर का मतलब क्या है। ये न्यू पेयर का मतलब क्या है? ओनली पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स विच, नंबर ऑफ पेयर्स विच फॉर्म्स ड्यू टू influence of strong filled ligand।
ये मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट आपको दिया था, मैंने सिखाया भी था कि नए पेयर क्या होते हैं। मैंने आपको D6 के अंदर पेयरिंग सिखाई थी, तो हमारे टोटल 3 पेयर बने थे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, D6 में, है ना। D6 में मैंने आपको पेयरिंग सिखाई थी, याद आ रही बेटा? D6 में मैंने कहा था 1 2 3 4 5 6, ये देखो, अगर हम वीक लिगेंड रखते हैं तब भी एक पेयर बन रहा है, लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड भर रखूं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा, 3 पेयर हो जाएंगे इस तरह से। अब 3 पेयर में से जो 2 हैं वही न्यू होंगे, सिर्फ ये सिर्फ न्यू होंगे, वो पहले वाला नहीं होगा। उसको एक को काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि जो पेयरिंग वीक लिगेंड के टाइम पे हो सकती है, इसका मतलब है नॉर्मली भी हो सकती है। वीक फील्ड में का मतलब है लिगेंड के इन्फ्लुएंस से पेयरिंग नहीं होती। तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। न्यू पेयर के लिए हम क्या करेंगे, टोटल पेयरिंग माइनस ओल्ड पेयर, मतलब ये 3 टोटल हैं और उसमें से एक पहले से ही बन रहा है, तो आप कंपेयर कर सकते हो पहले वाले को और अब वाले को, काफी है। ओके, सवाल करेंगे समझ आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पेयर्स विच फॉर्म ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ SFL। अच्छा, एक और जुगाड़ याद रखना बेटा, एक और जुगाड़ याद रखना। इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, मतलब वीक लिगेंड, ये फील्ड फील्ड से परेशान मत होना, है ना। वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग एनर्जी X इज ऑलवेज जीरो, वैल्यू ऑफ X इज ऑलवेज जीरो। बात समझ में आई? तो ये भी जीरो हो जाएगा। सब लेट सपोज पेयरिंग एनर्जी यहां कुछ भी दे दे, वो वहां दे दे 15,000 पेयरिंग एनर्जी दे दी, आप आगे जीरो लगाते ही खेल खत्म कर दोगे, खत्म, टाटा बाय बाय। वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी कितनी भी हो, आगे जीरो लगेगा, मतलब न्यू पेयर वीक फील्ड में हम हमेशा जीरो मानेंगे। वीक फील्ड लिगेंड अगर है तो हमको पेयरिंग कंसिडर ही नहीं करनी, मतलब क्यों करोगे, आप जीरो लगा रहे हो उसके आगे। एक्स की वैल्यू जीरो रखते ही वो आगे कितनी भी वैल्यू हो, आप वो आपको उसको कंसिडर ही नहीं करना है कैलकुलेशन में, है ना। यहां कितनी भी वैल्यू क्यों ना हो पेयरिंग की, अगर यहां जीरो रख दोगे तो ये तो वैसे ही जीरो हो जाएगा बेटा, और यहां रहा प्लस, खेल खत्म, सिर्फ वहां वहां से आपका काम चलेगा। ठीक है, अभी करते हैं, ट्राई करते हैं, चलो आओ, पहला सवाल करोगे। चलो D4 के लिए लिखा लो बेटा, ये नोट कर लिया, जल्दी थोड़ा सा फास्ट नोट कर ले। हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू। हैप्पी दिवाली का टाइम आ गया, तुम अभी बर्थडे पे अटके हुए हो। क्या, अरे तेरा बर्थडे बर्थडे है क्या? कल टेस्ट था क्या तुम्हारा? एक कह रही है, कह रही है, हाँ सही है, वीडियो कॉल कर दो। बताओ, हट पगली। मित्रा दो छतरी तो उड़ गई। चलो आगे। यस, नोट कर लिया, मेरे प्यारे बच्चों ने नोट कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं, लो, तो निकालो फिर TFSC और D4 सिस्टम। सिस्टम है भाई, ऑक्टाहेड्रन। D4 सिस्टम में बनाओ पे। D4 में पहले निकाल दो वीक फील्ड लिगेंड, है ना। यहां पे लिख दो वीक फील्ड लिगेंड, फिर यहां लिख दो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। पहले ये भर दो आप अपना, क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या आएगा, T2G3EG1, T2G4EG0। लो जी लो, अब देखो जरा,
फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है? यहां लिख देते हैं हम, -0.4 डेल्टा ओ प्लस 0.6 एम 0.6 डेल्टा ओ प्लस एक्सपी। ओके, ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूला का लगाइए जरा हो, लइका, ए पुलिस, लगाइए। एन, एन कितना है इधर में? 3 है। 3 करेंगे, -0.4 करेंगे, डेल्टा ओ को ऐसे रहने देंगे। फिर इसमें एक, एक करेंगे, फिर इसको 0.6 करेंगे, डेल्टा ओ को इधर ऐसे रहने देंगे। इसमें कोई पेयरिंग एनर्जी है नहीं, 0 × P करेंगे, ऐसे रहने देंगे। के बाद आंसर इधर तुम खुद कर लेना रे, अभी मैं भी कर लूंगा। उसके बाद यहां देखो, सब कुछ नीचे है, 4 करेंगे, 0.4 डेल्टा ओ करेंगे, फिर यहां पे प्लस करेंगे, इधर कोई नहीं है तो 0 करेंगे, ये सारा खेल कबाड़ा खत्म हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 × खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन यहां प्लस है। अब सोच के बताओ, क्या कोई यहां नया पेयर आएगा? आपको लगता है कि पेयरिंग, देखो आप कैसे देखते हैं, जब भी नए पेयर को कैलकुलेट करना हो वीक में भर के देख लो, वीक में कोई भी पेयरिंग नहीं थी और इसमें अगर एक पेयरिंग आ गई, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है ये नया ही हुआ फिर तो। वीक में कुछ भी नहीं था, वीक में से कंपेयर कर लो, अगर वीक लिगेंड में भी पेयरिंग है तो वो फिर हम कंसिडर नहीं करेंगे। वीक में कोई पेयरिंग नहीं थी तो यहाँ पे क्या लिखेगा? यहाँ पे 1p लिखेगा। क्या लिखेगा बेटा? 1p, जिसको सिंगल p भी लिख सकते हो। अब इसको बताओ क्या करोगे? 4 × 16 हो गए बेटा, -1.6 प्लस 0, 1p लिख दो, बस खत्म। ये तो हो गई इसकी वैल्यू ना, ये तो खत्म हो गया ना। ऐसा तो कोई नहीं बैठा यहाँ पे जो धीरे से इसको कैलकुलेट कर रहा हो, नहीं मत करना, धीरे से मत करना, क्योंकि ये धीरे से 0 हो गया। ऊपर आ जा, ये क्या हो जाएगा? -1.2 डेल्टा, अच्छा ये डेल्टा ओ जरूर लगा देना, सॉरी सॉरी सॉरी, डेल्टा ओ प्लस 1p, -1.2 डेल्टा ओ प्लस 0.6 डेल्टा ओ, एक से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये खेल खत्म क्योंकि ये तो 0 है, टाटा बाय बाय, समय समाप्ति की घोषणा। तो बताओ इसका कितना आएगा रे? -0.6 डेल्टा ओ आ जाएगा, ये लो, ये इसका आंसर हो गया। वीक लिगेंड है तो, वीक लिगेंड में तो हमेशा बोल दिया इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, ऑलवेज 0, पहले ही बता रखा ना, इन केस ऑफ वीक लिगेंड। वैसे ही 0 कर दो, एक्स को हम 0 ही मानेंगे, खत्म बात। नंदिनी तोमर कह रही है सर बाय बाय, बाय बाय नंदिनी। अच्छे से जाना। जानव वानी है, कह रही है आइसोमेरिज्म सर, अरे करवाएंगे बाबू बाबू, ए बुड़बक, करवाएंगे भाई, आइसोमेरिज्म अलग से करवा देंगे तुमको, ठीक है। चैप्टर के एंड में, ठीक है, चैप्टर के एंड में, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए जरा, D6 के लिए कर सकते हो? D6 सिस्टम, चलिए बैक साइड कर दें, ओके बैक साइड करेंगे। बैक स्लाइड करना, अच्छा अच्छा बैक स्लाइड था क्या, मुझे बैक साइड सुनाई दिया, OM। मोहित जी सुनिए ना, हाजी सुनाइए ना, कहिए। लिख दिया भाई, एक कह रहा D5 के लिए क्यों नहीं, अबे मैं तो बता रहा हूं, तू सबके लिए कर ले मेरी तरफ से, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं तो 4 और 6 बता रहा हूं,
तो तेरे पास बहुत ज्यादा टाइम हो तो तू घर पे सबका कर लेना। ओके बेटे? अच्छा ठीक है बेटे, लेकिन गलती मत करना बेटे, ठीक है? दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। गलती मतलब नंबर ऑफ पेयर्स वाली गलती मत करना राजा, बाकी तो सब ठीक है। जरा भरिए इसका कॉन्फ़िगरेशन। लड़के भरिए, 6 का भरिए वीक फील्ड में। 1 2 3 4 5 6, मतलब T2G4AG2, ये होगा वीक फील्ड में। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में सारे सारे नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा T2G6AG0। अब रखते जाओ वैल्यू और करते जाओ। 4 इधर है तो -0.4 डेल्टा ओ हो जाएगा, ठीक बात ठीक बात। +2 ऊपर है तो 0.6 डेल्टा ओ हो जाएगा, ठीक बात ठीक बात। क्या तुम यहाँ पे पेयरिंग जोड़ोगे? क्या तुम यहाँ पे पेयरिंग 1 जोड़ोगे? गलती मत करना, यहाँ पे पेयरिंग 0 ही। वीक फील्ड लिगेंड देखते ही 0 ही लिखना बेटा, खत्म बात, टाटा बाय बाय। वो एक पेयरिंग, तुम कहोगे एक पेयरिंग हो तो रही है इसमें, अरे तो वो तो नॉर्मली भी हो रही, वीक फील्ड लिगेंड थोड़ी कराएगा। अच्छा मैं तेरे को ये कहूँ, ले अच्छा, ये मैं तेरे को ऐसे बोल दूं कि 6 इलेक्ट्रॉन भर 5 डब्बों में, कोई लिगेंड नहीं जानते हम, भूल जाए एक बार के लिए, कोई लिगेंड नहीं है। मैंने तेरे को कहा D6 कॉन्फ़िगरेशन भर ले इन डब्बों में, भर लेगा? 1 2 3 4 5, छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बिना पेयरिंग के छठा इलेक्ट्रॉन भर के दिखा तू, बिना पेयरिंग के छठा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता। बस वही कहानी वीक फील्ड की है। इसका मतलब है लिगेंड थोड़ी है। नॉर्मली आज दिन तक D6 में इलेक्ट्रॉन भरते थे तो एक पेयरिंग तो होनी ही होनी है, हम थोड़ी करवा रहे हैं, लिगेंड की वजह से थोड़ी हो रही है, ये तो संसार का नियम है इसलिए हो रही है बेटा। लिगेंड ने क्या किया यहाँ पे? होगी एक तो इसका मतलब हुआ कि इस तरह से जब तुम भरते थे पहले, है ना, जब तुमने इलेक्ट्रॉन भरना सीखा, 5 डब्बों में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे, ऐसे ही भरोगे। ये वाला नॉर्मल वाला और वीक फील्ड लिगेंड वाला सेम चलता है। मतलब वीक फील्ड लिगेंड के अंदर भी जो पेयरिंग होती है ना, वो उसी हिसाब से होती है जैसे नॉर्मली आप इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हो वैसे ही होती है। क्लियर है? तो इसमें भी हम 0 लिखेंगे, इसमें भी हम क्या लिखेंगे बेटा? 0। और फिर मैंने तो बता ही दिया कि वीक फील्ड में हमेशा 0 करो, बात खत्म, टाटा। ठीक है? लो लो, 6 6 -0.4 डेल्टा ओ, लो ए बाबू 0 हो गया, ये 0 हो गया, ले भैया ओम फोम। लेकिन मुद्दे की बात पता क्या है? यहां पर वही चीज है, एनसी आपके नीट ने इसको 3 × P लिख दिया था, यानी 3P लिख दिया था। नीट ने 3P लिख दिया था, ऑप्शन में और कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसको मान लो गलती हो गई है, कर दो ये आंसर कर दो। क्यों? हम उस नीट के एक सवाल की वजह से कॉन्सेप्ट खराब नहीं करेंगे। न्यू पेयर दो ही है, दो ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो पहले ही बन गया ऊपर, जब कुछ नहीं है तब भी एक पेयरिंग तो हो ही रही है। तो फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के टाइम पे अगर 3 जगह पेयरिंग हो रही है तो वाकई में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से 3 थोड़ी हुई है, एक तो पहले ही होगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड चाहे हो चाहे ना हो, एक जगह तो पेयरिंग हो रही थी, तो फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कोई रोल थोड़ी है उस एक पेयरिंग में। यानी कि 3 में से 2 जगह ही उसका रोल है, और ये 2 ही न्यू पेयर मानेंगे। नीट में सवाल 3P से आंसर गया था, है ना, गलती है वो मानी नहीं उन्होंने, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, और बोनस करे तो बेइज्जती होती है। सर फिर हम क्या करेंगे? अगली बार ऐसा सवाल नहीं आएगा ना बेटा। जिसने भी वो पेपर बनाया उसको पता है ये चीज, तो रहने दो फिर, क्यों ऐसे उलझ रहे हो तुम? मैंने आपको कॉन्सेप्ट गलत नहीं कर सकता ना मैं नीट के हिसाब से। उन्होंने ये कह दिया कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बता दो, अगर वो फंसते कब? वो कब फंसते? जब वहां 2P भी ऑप्शन में होता तो वो बोल देते, वो फंसते भी नहीं, बोल देते आंसर गलत है ना, गलत आंसर की मैं गलत आ गया तो इसका आंसर ये होगा। लेकिन वो थोड़ा सा उनके दिक्कत क्या हुई कि 2P नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अब सबके लिए बोनस करना पड़ेगा, उन्होंने बोनस नहीं किया, बोला एक काम करो 3P मान लो। अब मतलब उन्होंने ये बोल दिया कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, लगभग वाला अप्रोक्सीमेट आंसर दे दो, 3P कह सकते हैं। बाकी जो थे वो तो वाहियात थे, बाकी 3 ऑप्शन तो ऐसे थे जो सरेआम गलत थे। ये कम से कम 80% मैच तो कर रहा था, इसकी एनर्जी मैच करी थी। जैसे ये -2.4 है ना, प्लस खत्म हो गया, ये डेल्टा
प्लस तो यहाँ पे 0 है तो ये तो 0 हो गया, तो ये -2.40 प्लस 2p आंसर आएगा इसका। इसका आंसर क्या आएगा? -2.40 डेल्टा ओ 2p। ऊपर वाले का क्या आएगा? -1.6 डेल्टा ओ प्लस 1.2 डेल्टा ओ, और ये तो 0 हो गया, तो बताओ कितना निकलेगा इसमें? 0 माइनस का ही निकलेगा, और माइनस का भी कितना निकलेगा? -0.4 डेल्टा ओ। ये लो, ये ऊपर वाले का आंसर है, ये नीचे वाले का आंसर है। अब ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट, हाँ संडे को ये चैप्टर पूरा आएगा ना, क्या दिक्कत है? पूरा हो जाएगा ये तो 3 लेक्चर में ही हो जाएगा, इस वीक में हो जाएगा अपना ये। संडे को आराम से दे दो इसका टेस्ट, कोई टेंशन निज नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एमडीजे का इंतजार है? एमडीजे का, एमडीजे का इंतजार है या नहीं है, ये बताओ पहले तो। इन केस ऑफ weak field ligand D5 system, CFSC 0. In case of strong field ligand D10 configuration, CFSC 0. 5 वाले की वीक फील्ड के केस में 0 हो जाएगी, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड छोड़ो, इसमें तो D10 ऑलवेज 0 लिख दो, D10 ऑलवेज 0, D5 इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड 0 है ना। इन WL और SL कोई भी हो, D10 तो सेम ही रहेगा, D10 हमेशा 0 हो जाएगा। और देखो ये नहीं समझ आ रहा, वीक फील्ड लिगेंड में 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। देखो इसकी वजह से कितना होगा, इसकी वजह से कितना होगा, 3 इंटू -0.4 होगा, कितना हो जाएगा? -1.2। और इसकी वजह से कितना होगा? 2 इंटू 0.6 होगा, यानी कि +1.2। तो प्लस के 1.2 ऊपर आएंगे, माइनस के 1.2 नीचे आएंगे, हो जाएगा बेटा 0। तो वीक फील्ड में D5 0 हो जाएगा, पूरा ही खेल खत्म, टाटा बाय बाय नमस्कार, ये लो 0। ठीक है भाई। और अगर D10 की बात करते हो, किसी में भी कर लो D10 की बात, तो ये लो ऐसा ही होगा। तो बात तो वही है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन 6 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? -2.4 हो जाएगा, ये लो। और इधर 4 कर दोगे, 4 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0.6, ये भी +2.4 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी 0 हो जाएंगे फिर। तो ये याद रखना कि कभी भी ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें CFSE 0 पूछे, तो वीक फील्ड की 5 वाले में 0 होती है, ऊपर नीचे का बराबर हो जाएगा प्लस माइनस। और D10 की तो कोई सा भी हो, D10 की तो कोई सा भी हो, 0 ही होती है। टुडे इज माई बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आओ आओ आओ, यस। हाँ कुछ ये चीज किसी ने नोट करी कि इसकी वैल्यू से ज्यादा ये वैल्यू आ रही है रिलीज्ड एनर्जी, तो वो तो सही बात है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सही। एनीवेज इतना बारीकी से नहीं चलना है आपको, ठीक है, समझ लो। लो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब देखो हमने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में क्या क्या पढ़ना है, ये कोई खास टॉपिक नहीं है। इसके अंदर एक और हुआ करता था स्टेबिलिटी कांस्टेंट, वो अब नई वाली एनसीईआरटी से हटा ही दिया पूरा। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अब हटा दी उन्होंने, चाहो तो आप ये टॉपिक पूरा स्किप कर सकते हो, मैं सिर्फ एक एक एग्जांपल दे दूंगा। कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी तुम नहीं बता सकते, वो तो क्या है कि डेटा होता है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का। तो उन्होंने फाइनली ये चीज को समझा, और नई वाली जो एनसीईआरटी है लेटेस्ट, उसमें से स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट वाला टॉपिक ही हटा दिया, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक ही हटा दिया, जिसके अंदर उन्होंने स्टेबिलिटी कांस्टेंट वगैरह की बात करी थी, लोग वोग की वैल्यू वगैरह थी, वो पूरा हटा दिया। उनको समझ आ गया कि
इनऑर्गेनिक वाले टीचर बेचारे ये मैथ्स वैथ्स की कैलकुलेशन करते नहीं है, गरीब आदमी, हमारी सुन ली उन्होंने, तो वो अब नहीं है। एनीवेज फिर भी हम बोल सकते हैं कि किसी भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स के पीछे क्या क्या चीजें हो सकती है। उसके पीछे मेटल पे चार्ज हो सकता है, लिगेंड की स्ट्रेंथ हो सकती है, चिलेशन इज बेसिकली रिंग फॉर्मेशन हो सकता है, रिंग फॉर्मेशन स्टेबिलिटी लाता है। तो हम तीन चीजों के कुछ गिने चुने एग्जाम्पल कर देते हैं। गिने चुने एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। गिने चुने एग्जाम्पल, जैसे ये वाला देखो सबसे प्यारा एग्जाम्पल चार्ज वाला, जैसे ये रहा FeCN6 और एक यहां लिख दिया मैंने K3, और यहां लिखता हूं मैं K4 FeCN6, है ना, CN6। ये लो, अब बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? इसकी, क्योंकि इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 आएगी इसमें आयरन की, और जबकि इसमें क्या आएगा बेटा? इसमें आएगा आपका +2। ठीक है, तो मेटल पे चार्ज ज्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी को हम क्या मान लेंगे? ज्यादा मान लेंगे। ठीक है, समझ गए ये बात? लेकिन ये बातें हमेशा सच नहीं होती, इनमें कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। ठीक है, एनीवेज देखो, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात कर लेते हैं। जैसे यहां पे हमने लिख दिया के CO EN या कोबाल्ट का अमोनिया के साथ ले लो। ठीक है, कोबाल्ट का साइनाइड के साथ ले लो, COCN6 है ना, और 4- हो जाएगा। और यहां पे ले लो COCl6, 4-। ठीक है, अब इसमें से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? इसकी होगी, लिगेंड की स्ट्रेंथ में। ये आपका 1 नंबर का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका 2 नंबर का एग्जाम्पल हो गया। मेटल सेम है, चार्ज सेम है, +2 के बाद ये देखते हैं तीसरा, चिलेशन। रिंग फॉर्मेशन को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे ये लो COEN3, ठीक है, तो 3 6 हो गए, और यहां आ जाएगा 3+, ये हो गया। इसके अलावा क्या लिख सकते हो? COF6 ले सकते हो, और ये हो जाएगा 3-3, हाँ 3- हो जाएगा, +3 में आ गया। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये रिंग बनाएगा, चिलेटिंग लिगेंड है, रिंग करेगा, रिंग फॉर्मेशन करेगा। और क्यों भी देख सकते हो, और क्या देख सकते हो? कोबाल्ट का H2 ऑक्जेलेट वाला देख सकते हो, कोबाल्ट का ऑक्जेलेट वाला देख सकते हो। मतलब एक रिंग फॉर्मेशन वाला हो और एक बिना रिंग फॉर्मेशन वाला हो, बाकी सारे पैरामीटर्स भी सेम हो, मेटल भी सेम हो, तो आप रिंग फॉर्मेशन को प्रायोरिटी देके आंसर कर सकते हो। मतलब ये चीज आपको ऑप्शन देखकर ही समझ आएंगी। तो मैंने मोस्ट कॉमन तो ले लिए हैं, एंड होपफुली इस वाली पार्ट से सवाल जो है वो अब नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक हटा दिया है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से। लेकिन अगर आ जाए तो ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल मैंने करवा रखे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी वो ऑर्डर देगा उसके अंदर एक हिंट होगा, एक क्लू देगा कि भाई हाँ तू इस बारे में सोच। जैसे आप इसको देख के खुद ही बताओ, इसके अंदर सब कुछ सेम है, मेटल सेम, टाइप ऑफ लिगेंड सेम, तो आप स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से तो आंसर नहीं कर सकते इसका, ना ही आप इसका चिलेशन से आंसर कर सकते हो। तो फिर बचा क्या? मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, मेटल पे चार्ज ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा, इस वजह से फिर हमने यहां पे किया। तो कभी भी इस तरह का सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो ये जरूर ढूंढना कि एक वजह होगी, एक रास्ता होगा जहां से आपको आंसर निकालना होगा। तो सारी चीजें आप दिमाग में रखना, देखना कुछ तो अलग होगा, वहां से आपको आंसर करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा तो नहीं करवा सकता, बट हाँ आप जो भी सवाल करो आपको ध्यान रखना है, एक चीज वो देगा बेटा, एक चीज जहां से आपको आंसर करना है। जैसे सेकंड वाले में इसने देखो क्या सब कुछ सेम है, कोबाल्ट +2 में है, कोबाल्ट यहां पर भी +2 में है, इनफैक्ट मेटल भी सेम है, कोबाल्ट है। तो चेंज क्या है? लिगेंड यहां साइनाइड है और लिगेंड यहां क्लोरीन है, और हम अच्छे से जानते हैं कि लिगेंड की स्ट्रेंथ जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। अब साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और क्लोरीन जो है, क्लोराइड जो है वो वीक लिगेंड है। तो हमने फिर लिगेंड की स्ट्रेंथ को आंसर कर दिया। अब मेटल के ऑक्सीडेशन, ऊपर वाला केस हम ले नहीं सकते, बिकॉज मेटल यहां पे भी +2 है, मेटल यहां पे भी +2 है, तो फिर आप चार्ज कैसे बता दोगे? नहीं बता सकते, इसलिए फिर हमने ये सोचा। तो ये जब भी सवाल आएगा ना, तो एक वजह जरूर छोड़ के जाएगा आपके पास, वो ढूंढनी है आपको कि किस हिसाब से इसको आंसर करें। जैसे
अगले वाले में देखो, इसमें रिंग बन रही है, इसमें रिंग नहीं बन रही है, बाकी सब सेम है। कोबाल्ट यहां पे भी +3 में है, कोबाल्ट यहां पे भी +3 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे भी 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे भी 6 है। तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं बात कुछ एक छोड़ के जाएगा, वो हिंट, बस उसको पकड़ लेना, आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है, ढूंढ लेना, वो मिल जाएगा। आपको जितना मुश्किल ये टॉपिक अब भी लग रहा है कि ओह पता नहीं कैसा सवाल आएगा, नहीं नहीं, सबसे आसान होगा। जिसको इतना पता है कि क्या अलग है, उससे आंसर कर लेना है बस, वो कर लेगा, सिंपल होगा। ठीक है, चलो आइए। अब आती है बात कलर इन कॉम्प्लेक्स की, जो कि मतलब मैं तो यही कहूंगा कि ये भी जो है वो कोई एग्जैक्ट डेटा बेस्ड टॉपिक है, पर हाँ इसके अंदर किस तरह के सवाल हम कर सकते हैं, हम जो है कलर निकाल सकते हैं वो विबग्योर से। विबग्योर जानते हो बेटा, वो इस तरह का एक चक्कर बनाओ, इस तरह से ऐसा चक्कर बना के ऐसा विबग्योर पूरा लिखो, इस तरह से, है ना, अभी बनाएंगे आपके सामने तो समझेंगे। पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस में जनरली कलर होता क्यों है, कलर इन कॉम्प्लेक्स का कारण क्या है। कलर इन कॉम्प्लेक्स का कारण क्या है, तो यहां पे सबसे पहली लाइन लिखो, जनरली कॉम्प्लेक्सेस आर colored due to डी ट्रांजिशन। सर ये डी ट्रांजिशन क्या है, तो ये डी ट्रांजिशन होता है बेटा बिटवीन, मतलब ऐसे समझ लो T2G EG ट्रांजिशन, T2G EG ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन का T2G EG T2G EG T2G EG इस तरह से मूव करना, है ना, एनर्जी खाकर ऊपर जाना, फिर नीचे आता तो वापस छोड़ना, क्योंकि T2G लोअर एनर्जी पे है, T2G EG T2G EG, तो वो क्या करता है, एनर्जी खा के ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो एक एब्जॉर्प्शन इमिशन का एक स्पेक्ट्रम डेवलप होता है। अगर वो स्पेक्ट्रम या उसकी वेवलेंथ विजिबल रीजन में आ गई तो हमको चीजें कलरफुल दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस, जनरली ऑलमोस्ट सारे कॉम्प्लेक्स का कुछ कलर होता है, और उसका कारण है कि सीएफटी ये बताती है कि जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो डी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, और वो 2 टुकड़े यानी 2 अलग एनर्जी लेवल, और 2 अलग एनर्जी लेवल पे अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर इमिट करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा, फिर इमिट करेगा। तो सीएफटी से हमने सीखा कि डी के टुकड़े हो गए, टुकड़े होने का मतलब डी अलग एनर्जी लेवल पे आ गए, डी के डब्बे। उन 2 अलग एनर्जी के डब्बों के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिट करता है, ट्रांजिशन करता है। इसकी वजह से वहां पर एक स्पेक्ट्रम डेवलप होता है, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा जिसको बोलते हैं। अगर उसकी रेंज विजिबल रीजन में आ गई, उसकी वेवलेंथ विजिबल रीजन में आ गई, तो हमको कलर दिखाई पड़ने लगते हैं। और यही कारण है कि मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कलर होते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीएफटी डी के टुकड़े हो जाते हैं, और टुकड़े हो जाते हैं मतलब डिफरेंट लेवल पे आ जाते हैं एनर्जी के। समझे, यहां तक कुछ क्लियर? चल, तो बेसिकली यहां से अगर हम बात करें तो ये T2G EG का ही ट्रांजिशन है, और ये जो एनर्जी होती है ना, ये इस एनर्जी को क्या बोलते हो आप, इसको हम डेल्टा ओ बोलते हैं, क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल ही पढ़ते हैं बेसिकली। डेल्टा लिख दो, चलो डेल्टा बोलते हैं। और क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं क्योंकि हमने 3 नीचे लिखे हैं और ऊपर इजी लिखा है, तो हमारी सारी बातें ऑक्टाहेड्रल के आसपास ही चलती हैं। तो ये है क्या, एनर्जी तो है। अगर ये एनर्जी जो है वो किसके बीच में आती है, विजिबल रीजन में, तो फिर यहां पे हमको कलर दिखाई देता है। ठीक है, एक्सप्लेन्ड बाय सीएफटी, ये चीज एक्सप्लेन किसने करी थी, सीएफटी ने। तो यहां पे क्या एक चीज नई सीखने को मिलेगी, ये देखो, सब लोग ध्यान से देखो, ये गैप, अगर ये गैप है ना, जो कि जनरली, ये देखो यहां पे मैं ऐसे बता रहा हूं, ये जो गैप है, ये गैप जनरली लाइज इन विजिबल रीजन, दैट्स व्हाई complexes are
कलर्ड। नोट लगा के लिख देना, D0 D10 आर कलरलेस बिकॉज उनमें डी ट्रांजिशन नहीं होता, डी ट्रांजिशन नहीं होता। ठीक है भाई, D0 और D10 में डी ट्रांजिशन नहीं होता। दूसरा एक और बात है, आप सब लोग जानते हो वेवलेंथ जो है ना, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होगा, कौन बताएगा, बताओ जल्दी बताओ, वेवलेंथ का एनर्जी के साथ रिलेशन बताओ, जल्दी बताओ, मैं देख रहा हूं कमेंट में। इनवर्स तो ठीक है, फॉर्मूला बताओ। हम्म, ठीक है, तो ठीक है, आपने पूरा फॉर्मूला लिखा, मैंने देखा भी, पर पता है हमारे काम का तो यही रिलेशन है कि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये एनर्जी है कौन सी, ये एनर्जी है कौन सी, ये कौन सी एनर्जी है, यहाँ डेल्टा ओ ही तो है, यहाँ पे ये एनर्जी डेल्टा ओ ही तो है, तो इसका मतलब है स्प्लिटिंग एनर्जी तो है, ये लो। और आप जानते हो, है ना, और आप ये भी जानते हो, आप ये भी जानते हो फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड डेल्टा ओ इज हाई, ये हाई होगा, तो फिर लैम्डा क्या होगा, एन लैम्डा इज लो कर दो या लेस कर दो, है ना, लैम्डा हैज लेसर वैल्यू लिख दो, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज लेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, तो आप लिख सकते हो कुल मिला के लिगेंड की स्ट्रेंथ। अरे, इसको आपको और आसान करके दे दूं, आसान करके दे दूं, चलो, आपको पता है डेल्टा ओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड ऑफ स्ट्रेंथ, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, कुछ भी लिख रहा हूं। ये तो पता ही है, हमने कल वाली क्लास में, लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था बेटा, है ना, कि जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतना ज्यादा स्प्लिटिंग गैप। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा कि डेल्टा ओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो इसका मतलब है हम ये लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ये कुल मिला के, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से वो पूछ ले सवाल, चाहे स्प्लिटिंग एनर्जी से वो सवाल पूछ ले, है ना, कुल मिला के ध्यान रखना है, जो यहाँ पर जो एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, तो लैम्डा का स्प्लिटिंग एनर्जी के साथ रिलेशन उल्टा होता है, इनवर्स होता है, और स्प्लिटिंग एनर्जी और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड, है ना, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हाँ एक चीज जो यहां मैंने बताई नहीं है वो जरूर ध्यान रखने का, एक चीज जो मैंने यहां बताई नहीं है कि यहां पर जो ये लैम्डा है, ये वेवलेंथ कौन सी है, कौन सी वेवलेंथ है, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ, कौन सी लेंथ है ये, एब्जॉर्ब्ड। इस चीज को जरूर ध्यान रखना बेटा कि अभी तक हमने जितना देखा है ना, ये एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ, ये देखो एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ है ये, लैम्डा क्या है, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ है। यानी कि आपको ये विबग्योर पता है बेटा, विबग्योर, VIBGYOR कलर होते हैं ये विबग्योर। ठीक है, इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है बताओ, इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और इसको पूरा एक यूनिट मान ले वीब क्योर को, ऐसा वाला,
ये देखो तरह से ऐसा ही होता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? सबसे आगे वाले की। और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? वो भी सबसे आगे वाले की। यानी एनर्जी सबसे ज्यादा उसकी है तो वेवलेंथ सबसे कम उसी की होगी। यही बोल रहे हैं हम कि वेवलेंथ और एनर्जी का उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है। फिर अब एक जुगाड़, जुगाड़ सुन लो, जुगाड़ सुन लो। एमडीजे जुगाड़ क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हाई एनर्जी वाला कलर एब्जॉर्ब करता है। अब जुगाड़ वुगाड़ तो ठीक है लिख दिया मैंने, लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट ही है, आपको भी पता है। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ज्यादा एनर्जी, और जितनी ज्यादा एनर्जी उतना के वेवलेंथ कम। तो ये तो पता ही है कि आप खुद सोचो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा। स्प्लिटिंग ज्यादा एनर्जी ज्यादा करेगा तो फिर वेवलेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो हाई एनर्जी वाला कलर एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी उधर ज्यादा है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कम वेवलेंथ वाला कलर एब्जॉर्ब करता है। एक ही बात है। अगर आप यहां हाई एनर्जी लिखते हो तो इसका मतलब है ये कम वेवलेंथ हो गया। इसका हाई एनर्जी का मतलब क्या हो गया? मींस कम वेवलेंथ वाला। चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे कम वेवलेंथ वाला लिख दो। तो ये जरूर ध्यान रखना। एनर्जी से हमारे लिए थोड़ा आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि लिगेंड को देखकर हम एनर्जी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, वेवलेंथ पकड़ने में हमको थोड़ा उल्टा सोचना पड़ता है। क्योंकि अगर कहीं किसी कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिख रहा है तो हमको एनर्जी तुरंत पकड़ में आ जाती है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तुरंत देख के बता देंगे। चलो, इससे रिलेटेड किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं जरा देखते हैं एक बार, आइए। ये आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। VIBGYOR, ऐसा ही होगा। विबग्योर ऐसा ही होता है, ये देखा होगा आपने, ऐसा ही देखा था। जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसके सामने वाला रिफ्लेक्ट होगा। यानी कि ये ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे वाला, ये देखो, इसके सामने ये है ये चलेगा, इसके सामने ये है ये चलेगा, और इसके सामने ये है तो ये चलेगा। तो जरा बताओ, अगर कोई वायलेट इंडिगो एब्जॉर्ब करता है तो रिफ्लेक्ट क्या करेगा? येलो। अगर कोई ब्लू एब्जॉर्ब करता है तो ऑरेंज रिफ्लेक्ट करेगा। ऑरेंज एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू रिफ्लेक्ट करेगा। ये दोनों ऐसे आपस आगे पीछे चलते हैं। रेड एब्जॉर्ब करता है, रेड एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगा। ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो हमको दिखाई देगा वो रेड दिखाई देगा। हम जो देखते हैं कलर, जैसे मान लो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे मेरे को ये वाटर का कलर जो है वो ग्रीन है, मान लो ऐसा है ना। कह के पागल हो गया क्या? नहीं, मान लो कि इस पानी का कलर कैसा है बेटा? हरा है। तो पानी का कलर हरा है तो ये एब्जॉर्ब्ड कलर हुआ या रिफ्लेक्टेड कलर हुआ? रिफ्लेक्टेड कलर वो होता है जो हमारी आंखें देखती है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये पानी हरे रंग का है तो मैं पागल नहीं हो गया हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। हरे रंग का है तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्टेड कलर है, और रिफ्लेक्टेड कलर हमको दिखते हैं। एब्जॉर्ब्ड कलर हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। हमको कॉम्प्लेक्स अगर हरे रंग का दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है या जो स्ट्रेंथ है वो रेड वाली एब्जॉर्ब हो रही है कलर की। जब रेड एब्जॉर्ब होगा तभी तो ग्रीन हमको दिखाई देगा। जो भी एब्जॉर्ब होता है वो हम इस एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, एब्जॉर्ब होने वाला कलर, और उसके सामने वाला कलर हम रिफ्लेक्टेड बता सकते हैं। यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स अगर हमको येलो कलर का दिख रहा है कि पीले रंग का कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब है वो वॉयलेट इंडिगो के आसपास की रेंज को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। कोई हमको दिख रहा है ऑरेंज कलर का कॉम्प्लेक्स है तो डेफिनेटली वो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ब्लू दिख रहा है तो वो ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अभी तो चीज क्लियर है। जिसको ये चक्कर समझ में आता है वो चक्कर से समझे, और जिसको ये समझ में आता है वो ऐसे समझे। विबग्योर है
चक्कर वाले चक्कर चला ले, जिसके चक्कर चलने में दिक्कत आ रही है वो चक्कर चलाए, और जो चक्करों से परेशान हो चुके हैं वो ये चला ले। और इसका सिंपल सा फंडा है, दो छोड़ के। जैसे ब्लू कलर अगर एब्जॉर्ब करेगा तो दो छोड़ दो, ग्रीन और येलो छोड़ दो, ऑरेंज पे टिक कर दो। तो वो जो दो छोड़ के ही बने हुए हैं, ये देखो ब्लू के सामने कौन है, ऑरेंज। तो अगर आप या तो ये चक्कर बना लो या तो आप ये चक्कर बना लो। चक्कर नहीं बनाते हो तो आप दो छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट देख लो। अगर ब्लू एब्जॉर्ब करता है तो दो छोड़ के रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है दो छोड़ने वाला है, दो छोड़ने वाला। लेट सपोज अगर रेड एब्जॉर्ब करता है तो दो छोड़ने का मतलब वीआई भी छूटेगा, ब्लू भी छूटेगा और ग्रीन पे आएगा। तो दो छोड़ने वाला हिसाब है इसके अंदर। तो दो को छोड़ के, दो को छोड़ के, है ना, ब्लू दो को छोड़ दो ऑरेंज, ये ग्रीन दो को छोड़ दो रेड, तो ये ग्रीन के सामने देख लो रेड है। तो चाहे वैसे कर लो चाहे दो छोड़ के कर लो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लो। चक्कर ज्यादा इजी है, चलाओ फिर, एक दिन फंस जाओगे। लिखा दीजिए सर। क्या लिखाऊं बेटा, इसमें क्या लिखाऊं? चक्कर कैसे चलाते हैं लिखाऊं? ठीक है भाई, चक्कर के चक्कर में घन चक्कर मत बन जाता है। आ जाओ, सवाल करोगे? करेंगे, सवाल करेगा, करेगा। आओ फिर, आओ सवाल करवाएं। एक हमने कॉम्प्लेक्स लिखे हैं CO F6 3 एक कॉम्प्लेक्स हमने लिखे हैं CO En 3 3 एक कॉम्प्लेक्स हमने लिखे हैं CO Cn 6 3 लिगेंड की स्ट्रेंथ याद है आप लोगों को? बोलो बाबू, लिगेंड की स्ट्रेंथ याद है क्या आपको? जिसको लिगेंड की स्ट्रेंथ याद है वो बताओ। COH2O 6 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आई, कॉम्प्लेक्स नंबर बी, कॉम्प्लेक्स नंबर सी, ए, और ये डी। और यहां पे इनकी रिलेशन पूछ रहा है आपको, है ना, रिलेशन बताओ लैम्ब्डा के लिए। इसे मान के चलो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है। तो बताओ किसकी वेवलेंथ, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ है? तो बताओ ऑर्डर। एब्जॉर्ब वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ, बता सकते हो? हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट जरूर होगा कि कोबाल्ट +3 में ऑक्सीजन डोनर को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट स्ट्रॉन्ग होते हुए भी आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ओरिजिनल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि साइनाइड के आगे आ जाए। नहीं, मैं मानता हूं वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको फिर भी आंसर वैसे ही करना है। जो आपकी सीरीज है उसी हिसाब से आंसर करना है, आपको परेशान नहीं होना। जो आपकी सीरीज है ना, उसी हिसाब से आंसर करना है आपको। आप तो सिर्फ लिगेंड की स्ट्रेंथ देख के आंसर करो। मैं जानता हूं कि कोबाल्ट +3 में ऑक्सीजन डोनर को स्ट्रॉन्ग बना देता है। बेटा, बना देने में और ओरिजिनल लिगेंड की स्ट्रेंथ में फर्क होता है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, लेकिन वो फिर भी ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन डोनर के पीछे ही रहेगा। ऑक्सीजन डोनर जो है वो वीक ही रहेगा, नाइट्रोजन की बराबरी वो तब भी नहीं कर सकता। यानी कि सबसे सबसे देखो, एनर्जी बताओ। एक काम करो, पहले एनर्जी निकाल लो ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकाल लो, ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकाल लो। ये बता लो, चलो ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकाल लो। सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें से किसकी होगी? ये सी की होगी, सी की एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, सी की एनर्जी सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन आएगा बेटा? बी आएगा। उसके बाद कौन आएगा? डी आएगा। और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? ए की। यही सही है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी तो यही सही है। अब आप ऑर्डर ऑफ लैम्बडा कैसे निकालोगे बताओ? अगर ऑर्डर ऑफ लैम्बडा निकालोगे तो क्या करोगे बताओ? सबसे ज्यादा किसकी होगी? ए वाले की।
जो कि एनर्जी जिसकी सबसे कम है, लैम्डा उसका सबसे ज्यादा होगा। तो एनर्जी और लैम्डा में यही रिलेशन होता है। एनर्जी आपको पता है कि सबसे वीक लिगेंड है ए, तो सबसे मैक्सिमम लैम्डा, ये देखो एनर्जी जिसकी सबसे कम, लैम्डा उसका सबसे ज्यादा, एनर्जी सबसे कम इसकी, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका। उसके बाद यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, लैम्डा 4, उसके बाद यहां पे आ जाओ, और उसके बाद यहां पे आ जाओ। देखो देखें, 1 4 2 3 कर रखा है क्या सबने? एडीबीसी। इसका उल्टा। हाँ तो इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी लिखना है, लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो लैम्डा के टर्म्स में बता रहा था। ये तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, A D B C, बिल्कुल लिख सकते हो, गलत नहीं है वो। बट वो वन लैम्डा दिया हुआ है तो ऑर्डर 1 2 3 4 वैसे बना लो। आज पब्लिक कम क्यों है? अच्छा, तेरे वहां काउंटिंग आती है क्या? भाई मेरे को बता देना कितने देख रहे हैं, बताइयो, वो बता, वो बता भी। ओ, बता दे यार। और मैं क्या पुत्र ओए, बता दे भाई। ठीक है, करेक्ट है। तो ये तक, ये छोटी छोटी चीजें तुमको समझ आ गई। अभी देखो तुम्हारे सामने एक ऐसा सवाल है जो भी बहुत आसान है, एनसीईआरटी के अंदर जो कलर दिया हुआ है मैं वही करवाता हूँ, और फालतू सवाल मैं वैसे भी नहीं करवाता, है ना। मुझे पता है कल को पूछा तो वही सब पूछेगा, वही करवा देता हूँ, ज्यादा बेटर है। लो आ जाओ फिर एक सवाल करते हैं। कॉम्प्लेक्स लिखा है मैंने NiEN3, है ना, निकल का +2 कॉम्प्लेक्स है। चाहे यहाँ 2 क्लोराइड, ऐसे ना लिख के, अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे लिख दो। मैंने डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स पे चार्ज लगा दिया था, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने यहाँ ले लिया NiEN2, 4 हो गए तो 2H2O इधर ले लेंगे, है ना, इसकी वजह से 4 हो गए। अगेन यहाँ से भी Cl2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने ले लिया NiH2O6, सारे के सारे वीक ले लिए, और यहाँ पे फिर से लगा दिया Cl2। कॉम्प्लेक्स ले लिया मैंने, ये कॉम्प्लेक्स है A, ये कॉम्प्लेक्स है B, और ये कॉम्प्लेक्स है C। मैच मैट्रिक्स का सवाल अगर पूछे तो वो कैसे पूछता है, सुनो। देखो होने को ये डायरेक्ट हो सकता है, पर ठीक है, जो सिस्टम है वही है। एब्जॉर्ब्ड कलर यहाँ पे हमको, सॉरी, यहाँ पे हमको रिफ्लेक्टेड कलर दिए हुए हैं। देखो कई बार होगा कि रिफ्लेक्टेड शब्द नहीं लिखेगा वो, सिर्फ ऐसे लिख देगा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर इसमें कोई कॉम्प्लेक्स रखा है और मैं कह रहा हूं कि ये ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स है, तो मैं इसको कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स ही तो बोलूंगा। अब जब कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूं तो वो रिफ्लेक्टेड ही है। कोई भी कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, आप ये बोलते हो कि ये कॉम्प्लेक्स रेड कलर का है, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्टेड कलर ही बोल रहे हो ना आप। तो देखो कई जगह पे हो सकता है वो रिफ्लेक्टेड कलर्स ना लिखे, ऐसे आपको समझाए ना कि ये रिफ्लेक्टेड कलर है, और सीधा ये लिख दे कलर, और तुम बैठे हो वहां पे दिमाग लगा रहे हो कलर, हाय एब्जॉर्ब्ड है या रिफ्लेक्टेड है, समझ नहीं आ रहा। भाई किसी का कलर अगर वो बोल रहा है कि ये लाल रंग का है, ये गुलाबी है, तो उसका मतलब है गुलाबी है, तो फिर गुलाबी उसका कलर है ना भाई। समझ रहे हो बात को, है ना। गुलाबी है तो कलर है, लाल है तो कलर है। तो कलर, सिर्फ कलर भी लिखा होगा तो इसका मतलब है अगर आपको कोई कलर बोल रहा है तो वो रिफ्लेक्टेड ही होता है। एब्जॉर्ब्ड कलर के लिए वो डेफिनेटली मेंशन करेगा कि ये एब्जॉर्ब्ड कलर है, अगर उसको सवाल देना है तो। क्योंकि रिफ्लेक्टेड कलर के लिए उसको आगे कुछ भी मेंशन नहीं करना, वो कलर बोल देगा सिर्फ। लेकिन हाँ, अगर उसको एब्जॉर्ब्ड कलर देना है तो वो लिखेगा एब्जॉर्ब्ड कलर, अगर उसको वाकई एब्जॉर्ब्ड कलर पूछना है तो। पूछे, मेरी बात तो समझ आई? समझ गए? हाँ ठीक है। गुलाबी बोलते 6,000 लिख देते हूँ, इनकी अलग चल रही पंचायती। बताओ यार, ये क्या करेंगे बड़े होके, पता ही नहीं है। सुधर जाओ यार, सुधर जाओ, कुछ नहीं रखा। और तुमको ऐसा लगता है कि मैं इस टॉपिक पे ऐसी कैसी बात कर सकता हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप क्लास के अंदर डबल मीनिंग बात कर लेते हो, आप क्लास के अंदर इस तरह की बातें कैसे कर लेते हो, हैं। मैं तुमसे एक बात बोलूं, तुम मुझे ये बात बोलते हो, तुम मुझे एक बात का जवाब दे दो बेटा, मैं बात कर रहा हूं ना, ज्यादा बेटर है।
मैं बात कर रहा हूं ना इस बारे में, ज्यादा बेटर है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में इन चीजों से कोई दूर नहीं है। आप मैं वो टीचर बन जाता हूं जो ये ऐसी बात नहीं करूंगा। लेकिन उन रील्स का क्या जो तुम देखते हो, इस बात का जवाब दो। अपने दिल पे हाथ रख के बोलना। अपने दिल पे हाथ के रख के बोलना कि क्या तुमको ऐसी बातें इसलिए समझ आती है कि मैं बोल रहा हूं? नहीं। तुमको बातें इसलिए समझ आने लगी है ये सब, है ना, क्योंकि तुम जो है, अरे हमारे पेरेंट्स को समझ आने लग गई ये बातें, जो उनकी उम्र ही नहीं है। वो भी रील्स देखते हैं बैठकर, उनको समझ आ जाता है डबल मीनिंग अब। एक्चुअली द कंटेंट जो है वो जो वहां बना रहे हैं वो बिगाड़ रहे हैं बच्चों को। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो तुमको जो पता है वही बोल रहा हूं। मैं तो तुमको पता है वही बोल रहा हूं, और मैं तो हमेशा सरकास्टिक वे में बोलता हूं, ताना मारता हूं इन सब चीजों पे, है ना। तो इसीलिए टीचर गलत नहीं है। एक बच्चे ने मुझे बोला था, मैसेज किया था कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो क्लास में, तो बेटा तू, वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गया था। मैंने उसको बोला तू रील्स देखता है? बोले हाँ देखता हूँ। मैंने कहा तो तू वहां से सीख रहा है इसलिए मेरी बात को समझ रहा है। सीखा मैं नहीं रहा हूं, मैं तो जो है वो बता रहा हूं। ठीक है, तो दो सोशल मीडिया पे जो आज की तारीख में जो इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, वो किस चीज से आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। वो इन्फ्लुएंसर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो किस चीज के लिए आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो किस चीज का इन्फ्लुएंसर है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उससे इन्फ्लुएंस होना है या नहीं होना है। कोई कसरत करके कर रहा है तो कसरत तुमको थोड़ी कसरत करनी है यार। तुमको करनी है जब देख लेना। कोई कुछ और कर रहा है तो तुमको वो करना है? नहीं ना। आपके काम की क्या चीज है? फिल्टर उन वो क्यों लगाएंगे फिल्टर? सोशल मीडिया तो दुकान है, वो तो सब बेचेगा। सोशल मीडिया तो दुकान है, उसको तो सब बेचना है। पॉइंट ये है तुमको क्या खरीदना है वो ध्यान रखिए। तुम क्या देख रहे हो, तुमको वो पहचान जाएगा। तुम अगर वही सब देख रहे हो तो तुम्हारे वही सब आएगा कि लो भाई चालू हो जाओ। कह रहे इसको यही पसंद आ रहे हैं सब, काचा बादाम भेजो इसके पास, काचा पका हरा सूखा नीला गीला सब भेजो। समझे बात को? इसीलिए फिल्टर वो नहीं लगाएंगे। आप उसको भी ब्लेम नहीं कर सकते कि ये ऐसी चीजें क्यों दिखा रहा है, वो तो दिखाएगा, उसका काम है, दुकान है वो तो। आपको क्या देखना है ये देखो ना आप तो। आपको नहीं देखना है तो आप उसको वो नॉट इंटरेस्टेड वाला एक पॉइंट आता है कि अगेन मेरे को ये मत शो करो, करो ना वो सब। लेकिन नहीं, ऐसी चीज। तो इसीलिए अगर आज की तारीख में कोई टीचर इस तरह से छोटी मोटी बात कर भी लेता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। हमसे ज्यादा तुम समझे हुए हो, है ना। हमसे ज्यादा जो बातें शादी के बाद समझ आती थी किसी को, वो आज की तारीख में छठी क्लास के बच्चे को पता है। तो जमाना तो बहुत एडवांस चल रहा है, मोबाइल ने कर दी ऐसी तैसी। अब मैं ऐसी तैसी भी क्यों बोलूं, एडवांस चल रहा है तो कम से कम उस बारे में बात सबसे होनी चाहिए, वो गलती नहीं करेगा। बस इतना पता है। पता है लेकिन छुपा के देख रहा है, गलत है। हिम्मत है देखो पापा के सामने काचा बादाम, देखो, देखो ना क्या हुआ। नहीं देखोगे ना, ये बात देखो, वो बात करेंगे, देखो। सब छुपा छुपा क्यों देख रहे हो भाई? देख ले, तेरा इंटरेस्ट है तो देख यार। तुझे यही करना है, तुझे नाचना है, तू कर ले। बात करने से क्या तुम डॉक्टर बनोगे? बात करने से शर्माओगे क्या? नहीं ना। किसी भी टॉपिक पे बात करनी पड़ सकती, किसी भी। एक पेशेंट आके सामने आके बोल देगा मेरे ये हो रहा है, फिर ओ भाई क्या बोला है बदतमीज, बाहर निकल, ऐसे बात, ऐसे थोड़ी होता। जिस प्रोफेशन में तुम जाने वाते हो, वो जाने वाले हो बेटा ना, वहां तो तुमको भी पता है। इसीलिए जा रहे हैं बहुत सारे, तो कह रहे हैं सर जाइए इसलिए रहे। कह रहे हैं, हट, हट, आ चले आगे। आ जाओ। हाँ, मैं तो देखता हूँ रील्स यार। मैं जानता हूं वो गलत नहीं है, पर वो गलत सही उनके हिसाब से वो तय करे, हमारे हिसाब से हम सही करेंगे। गलत और सही आप हो, मतलब आपको जो चीज सही लगती है वो सही है और जो गलत लगती है वो गलत है, सिंपल सी फंडा है।
अब किसी दूसरे आदमी को अगर वो सही लगती है तो आप उसको ये मत बोलो कि तू गलत बता रहा है इस चीज, नहीं। उसको सही लगती है वो करे। आपको जो सही लगता है वो सही है, और आपको जो गलत लगता है वो गलत है। बहुत सारे जो है खूब काम हो रहे हैं, खूब सारे दुनिया में। हर कोई अपने काम को सही जस्टिफाई करने में लगा है इस वक्त, हर कोई। ठीक है, तो इसीलिए आज की तारीख में वो बात तो खत्म हो गई बेटा कि दुनिया की नजर में क्या गलत और क्या सही, कुछ नहीं बचा। आज की तारीख में कोई भी आदमी कितना भी गलत काम करके उसको सोशल मीडिया पे ऐसे रिप्रेजेंट करता है जैसे वो तो सही कर रहा है, और नीचे कमेंट आ जाते हैं, हाँ आप सही कर रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो दोनों तरह का है आजकल, कुछ नहीं है, आप अपना काम करिए, सिंपल सा है। अभी काम पढ़ने का है, पढ़िए, उन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट के लिए चीजें देखते हैं, हंसी मजाक देखते हैं, कोशिश करिए। मुझे पता है कि आप 10 रील्स के बाद 11वीं रील्स वो वाली आ जाती है, चाहे आप चाहे देखो चाहे मत देखो। कुछ कमियां सोशल मीडिया में हैं, आ जाएगी। आप नहीं चाहते हो तब भी खराब चीज आ जाएगी, अवॉइड करो, क्योंकि वो ध्यान भटकाएगी, और ध्यान भटकाएगी रील्स, बदतमीज, तो तुम्हारा काम खराब होगा। देखो, हमको कलर दिए हुए हैं वॉयलेट, हमको दिया हुआ है ग्रीन, और एक ब्लू इसका कलर है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि मैच मैट्रिक्स वाला है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। आपको पता लगाना है कि कौन सा कलर किसका है ना। मैच मैट्रिक्स वाला है, कौन सा कलर किसका है, कलर बताओ, है ना। मैच मैट्रिक्स वाला कि फाइंड द करेक्ट मैच, है ना, फाइंड द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच निकालना है इसमें से कि किसका कौन सा कलर है। आप देख के बता सकते हो इसमें से किसका कलर है, देख के बता सकते हो डायरेक्ट, नहीं। विबग्योर की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, विबग्योर की जरूरत पड़ेगी। हम्म। ठीक है, और ये क्लास की बात है जो मैं तुमको समझा रहा हूं, प्लीज इसकी कोई रील्स मत डालना। ठीक है, तुम डालोगे कोई बात नहीं, पर मैं बोलूंगा कि अभी भी तुमने वही हरकत की है कि क्लास की बात की वीडियो काट के डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज इसमें से जो भी देख रहा है ना, वो बात काट के कोई रील डालेगा तो वो उसका उसके साथ है। मेरी तरफ से तो मना है भाई, मत डालना, तेरे को डालना है डाल देना। कोई सेंसिबल कंटेंट हो तो समझ आता है, ये कोई सेंसिबल कंटेंट नहीं है। एक पेरेंट्स अगर बच्चे को घर में समझाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो रील काट के डाल देते हो क्या तुम उसकी, है। पड़ोसी आए रील बना ले, तुम्हारे पापा तुमको समझा रहे हैं, पड़ोसी रील बना रहा है और सुबह रील डाल दी। किसकी रील है कि एक फादर अपने बेटे या बेटी को समझा रहे थे, उसकी रील है, काट दे तो। सेम वैसा ही है, एक टीचर अपने क्लास के बच्चों को समझा रहा है, भाषण नहीं दे रहा है बैठ के। ठीक है, क्लास के बच्चों को समझा रहा है, जो बात क्लास तक की। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे घर की बात बाहर जानी चाहिए तो ये भी बाहर भेज देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे बहुत बुरा लगता है क्लास में से जो क्लिपिंग होती, बहुत बुरा लगता है। कोई गाना गा रहे हैं, कोई शायरी बोल रहे हैं, समझ आता है, लेकिन जो चीज समझा रहा हूं उसको बाहर भेजने का क्या मतलब है यार। तुम भी फिर वही कर रहे हो, तो वो सब कर रहे हैं वहां रील्स पे। अपने घर की बात की रील काट के कोई बाहर डाल दे, तुम्हारे को अच्छा लगेगा नहीं ना। तो ये तो घर की बात है, अपनी बात है, मेरे बच्चों की बात है, मेरे बच्चों को बता रहा हूं मैं, ये चीज सबके लिए नहीं है ये। चलो किसी किसी को लगता होगा, बच्चे डाल देते हैं, डालने मुझे क्या फर्क नहीं पड़ता मुझे उन चीजों से, बट तरीका नहीं है। सेंसिबल कंटेंट डालिए, किसी की डांट फटकार क्या डाल रहे हो। कोई भी यूट्यूब पे देखेगा उसको तो पता ही नहीं चलेगा ये किसको बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। उनको तो यही लगेगा कि यूट्यूब पे आया है ये सब बोलने के लिए। पागल है, मेरे घर की बात है यार, मेरे अपने बच्चों को बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आइए बेटा, चलो। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब कलर निकालने पड़ेंगे, एब्जॉर्ब कलर निकालने पड़ेंगे। लो, जल्दी बताओ, वॉयलेट का एब्जॉर्ब क्या होता है, येलो होता है। ठीक है, येलो होता है। उसके बाद ये देखो, ग्रीन के इधर क्या होता है, ब्लू होता है। ग्रीन के सॉरी रेड होगा, रेड होगा ग्रीन के साथ। ठीक है,
और ब्लू के साथ क्या होगा, ऑरेंज होगा। सर ये कैसे निकाला, सिंपल है बेटा, ब्लू के सामने ऑरेंज होता है, चक्रा बना ले, चक्रा, चक्रा बना ले, ठीक है। फिर हमको पता है कि हम यहां से एनर्जी पकड़ सकते हैं, एब्जॉर्ब्ड कलर से हम एनर्जी पकड़ सकते हैं। तो अगर आपके सामने विबग्योर लिखा हुआ है तो ये आप देख के बता दो कि इसके अंदर एनर्जी जो है वो घट रही है और लैम्डा जो है वो बढ़ रहा है। तो आप खुद बताओ कि अगर येलो कलर है, येलो रेड और ऑरेंज है हमारे पास, येलो रेड और ऑरेंज है, ये चीज है हमारे पास एब्जॉर्ब्ड कलर में से, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, येलो की। सबसे ज्यादा एनर्जी इन तीन में से, इन तीन में से, क्योंकि ये तीन ही है हमारे पास, येलो रेड ऑरेंज, ये तीन है, तो इनमें से एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, येलो की। जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कलर एब्जॉर्ब करता है, याद करो लिगेंड। तो ये येलो कौन एब्जॉर्ब करेगा, मेरे ख्याल से येलो जो एब्जॉर्ब करेगा वो ए करेगा, एब्जॉर्ब बाय ए, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय ए, सही है, एब्जॉर्ब बाय ए। उसके बाद यहां ऑरेंज है, तो वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये करेगा, एब्जॉर्ब बाय, देखो ये डायरेक्ट भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट करेंगे, पर मुझे औरों को भी समझाना है तरीका क्या है, कभी फंस जाओ डायरेक्ट में। तो एब्जॉर्ब बाय, ये कौन करेगा, एब्जॉर्ब बाय बी, क्योंकि इसके अंदर, इसके अंदर सारे स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर सब कुछ वीक है, तो ये तो एब्जॉर्ब बाय क्या हो जाएगा, सी। तो ये ए एब्जॉर्ब करता है, ये सी एब्जॉर्ब करता है और ये बी एब्जॉर्ब करता है। अब हमको समझ आ गई बात, वो सुन लो, डायरेक्ट भी हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन गलती के चांस है, इसलिए करवा रहा हूं मैं इसे। अब देखो ए जो है वो येलो एब्जॉर्ब करता है, ए क्या करता है बेटा, येलो एब्जॉर्ब करता है, ए क्या करता है, येलो एब्जॉर्ब करता है। तो येलो के सामने वाला तो फिर तो यही हो गया, इसका तो यही हो जाएगा, येलो के सामने वाला वायलेट ही होता है। हमारा सवाल ये है ना, वो हम होमवर्क कर रहे हैं, वो हमारा रफ पेज पे काम किया वाला कार्य, वो रफ वर्क है हमारा, वो हम रफ वर्क कर रहे हैं, कैसे निकालना है वो देख रहे हैं। तो येलो के सामने तो वॉयलेट ही होता है, तो अगर ये येलो एब्जॉर्ब कर रहा है तो वॉयलेट रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमने एरो बना दिया। फिर आपने कहा कि ये जो है ये ऑरेंज, दूसरा वाला बी वाला ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा, और ऑरेंज के सामने क्या होता है, ब्लू, यानी कि अब देखो ये ब्लू रिफ्लेक्ट करेगा और ये जो है वो ग्रीन हो जाएगा। ये तीसरा वाला जो है वो रेड एब्जॉर्ब करता है, जो रेड एब्जॉर्ब करेगा, ये रेड एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगा। ये आपका सवाल अब हो गया, ये कर सकते हो डायरेक्ट भी, मुझे पता है डायरेक्ट भी कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्ट में भी वो इनके अपोजिट कलर निकाल के ही तो करेंगे बेटा, अपोजिट कलर निकाल के ही करोगे। तो तरीका तो सही ये है, इसमें गलती नहीं होगी और चीज सीखने को भी मिलेगी, और करो तो डायरेक्ट भी कर लेना, है ना। ये सवाल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इनके कलर्स, है ना, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। लो कुछ सवाल और देखोगे, आ जाओ, कुछ सवाल बताते हैं आपको, फिर एक दो सवाल और भी करेंगे। ये लो, बताओ, कलर कलर को आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर देते हैं, एकदम बूस्ट कर देते हैं चीजों को। द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल आयन, जेई एडवांस, आई थिंक 2014 का सवाल है ये, जेई एडवांस का। नीट में तो कलर वाले ज्यादा सवाल आते नहीं है वैसे। कह रहा है कि M+3 आयन के 4 मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, लिगेंड 1, L1, L2, L3 एंड L4। हाँ जी, ये एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ दी हुई है, ये एब्जॉर्ब वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। मतलब ये जो कलर दिए हुए हैं, ये जो कलर दिए हुए हैं, ये क्या है, इससे आपको क्या निकालना है, इससे आपको क्या निकालना है, ये एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ दिया हुआ है आपको, ये कौन से कलर, एब्जॉर्ब्ड कलर दिया हुआ है। अब आप बात को समझना बेटा, एब्जॉर्ब्ड कलर दिया हुआ है ये एब्जॉर्ब्ड कलर दिए हुए हैं, गलती मत करना, ये कलर दिए हुए नहीं है, कॉम्प्लेक्स के कलर नहीं है, ये एब्जॉर्ब्ड कलर है। एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू, यानी कि ये बात सारी एब्जॉर्ब वाली बात कर रहा है। अब आपको अगर बात समझ आ रही है
ई और लैम्डा में इनवर्सली रिलेशन होता है, ठीक है, ई और लैम्डा में इनवर्स रिलेशन होता है, और लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा लैम्डा उतना कम होगा, है ना। लिगेंड जितना स्ट्रांग है ना, तो हम ये बोल सकते हैं लिगेंड, अभी लिखा भी था, लिगेंड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, डायरेक्ट कर सकते हैं। लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी कम, लैम्डा उतना ही ज्यादा। और लैम्डा इन कलर में से किसका ज्यादा है, जो जरा देख लो, VIB, ये विबिक्योर, इधर से इधर जाने पे लैम्डा क्या होता है बेटा, बढ़ता है। जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा उस लिगेंड की स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अब जिसका लैम्डा जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये देखो आर सबसे, इसमें देखो ये रेड कलर दिया हुआ है, रेड, रेड, और रेड किसके लिए दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली L1 के लिए रेड दिया हुआ है, यानी L1 के लिए रेड दिया हुआ है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगी L1 की। उसके बाद ग्रीन दिया हुआ है और येलो दिया हुआ है। देखो येलो और ग्रीन में येलो की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, तो पहले येलो आएगा, यानी पहले L3 आएगा, उसके बाद L2 आएगा, और उसके बाद L4 आएगा, ये स्ट्रेंथ होगी। ये समझ आया, ये समझ आया। सवाल को वापस देख लेना, नहीं समझ आया पूछ लेना। ये सवाल जितने दिखते आसान है, गलतियां उतनी जल्दी करवाएंगे ये, है ना। हमको पता है कि एनर्जी यानी कि डेल्टा O, ठीक है। उसके बाद हम लिगेंड स्ट्रेंथ को भी देख ले सकते हैं कि जिसका लैम्डा ज्यादा उस लिगेंड की स्ट्रेंथ उतनी कम, और लिगेंड की स्ट्रेंथ उन्होंने L1 L2 L3 L4 वहां दे रखी है। आपको करना कुछ नहीं है, पहले तो इनकी वेवलेंथ पता लगानी है। सर कैसे लगाएंगे इनकी वेवलेंथ पता, ये लिख दो, वेवलेंथ पता लग जाएगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड वाले की है, तो सबसे कम स्ट्रेंथ रेड वाले की होगी, तो L1 सबसे पीछे आएगा। अब आप इन कलर्स को देखकर लैम्डा पता कर लो यहां से, और लिगेंड की स्ट्रेंथ उल्टा अरेंज कर लो। ठीक है बेटा, क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं, आसान है। लेंदी हो सकते हैं ऐसी चीजें। मेरा बी क्यों आ रहा है, हेल्प, बी क्यों आ रहा है, बी, बी क्यों कर रहे हो तुम ये। L4 यानी कि तुम कह रहे हो कि ये लिगेंड सबसे वीक, और L4 के लिए ब्लू कलर दिया हुआ है, तो तुम कह रहे हो कि ब्लू कलर वाला लिगेंड सबसे वीक होगा। अब ब्लू कलर वाला लिगेंड अगर सबसे वीक होगा बेटा, तो फिर आप देखो ना, उसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा, लेकिन ब्लू कलर का लैम्डा सबसे ज्यादा थोड़ी होता है, लैम्डा तो इधर बढ़ता है ना, इसका तो सबसे कम है। जिसका लैम्डा सबसे कम है, अरे लैम्डा और एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है भाई, एनर्जी कह दो, लिगेंड स्ट्रेंथ कह दो, क्यों परेशान हो रहे हो। तो जिसका लैम्डा सबसे कम है उस लिगेंड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। इन चारों कलर में से सबसे सबसे कम लैम्डा ब्लू कलर का ही तो होता है, ये देखो दिख रहा है ना, इधर से इधर अगर बढ़ता है तो ये सबसे कम लैम्डा इसका है इन चारों कलर में से, तो उसकी लिगेंड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। क्यों परेशान हो रहे हो। नहीं नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं निकालना है, अरे यार जब वो तुमसे कलर थोड़ी पूछ रहा बेटा, वो तो कह रहा है कि ये लैम्डा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इन रीजन में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब्ड कलर हुए ये रिफ्लेक्टेड कलर नहीं। इस वापिस पढ़ो, यही तो सवाल था, ऐसे ही थोड़ी चाहिए एडवांस का सवाल था ये, ऐसे ही तो सवाल। आप इसके एक शब्द पे जाओगे ना, वो ये कह रहा है बेटा, एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ रेड, ये एब्जॉर्ब्ड कलर है। क्यों, क्योंकि आपको एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ दी हुई है, ये तो एब्जॉर्ब्ड कलर है। रिफ्लेक्टेड कलर और रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ अलग होती है, वो उसके सामने से निकलती है। लेंदी हो सकता है, पहली बार में लेंदी हो सकता है, मैं क्यों करवा रहा हूं, तो मैं तो सीधा आंसर भी लगा सकता हूं बेटा। अब देखो ये सवाल, COCN63 वैसे ये भी कोई IIT में पूछा हुआ सवाल है, बट मैं आपको क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी में इसको कलरलेस, मतलब एनसीईआरटी में बोला हुआ है कि ये जो एब्जॉर्ब करता है ना, ये जो एब्जॉर्ब करता है वो यूवी रीजन में एब्जॉर्ब करता है, यानी कोई कलर ऑब्जॉर्ब ही नहीं करता है ये यूवी रीजन में, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये यूवी रीजन में एब्जॉर्ब करता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन बेटा ये कहीं आईआईटी का ही सवाल है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। तो छोड़ो, हम वो बहस नहीं करते हैं, हम तो हमारा सवाल करते हैं कि अगर अगला कह रहा है, अगला कह रहा है कि ये वॉयलेट रीजन में आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बेटा VIBGYOR दो छोड़ के कर दे, इन दोनों को छोड़ दे, ये आंसर आ जाएगा, ये लो आंसर हो जाएगा 4।
सिंपल है। मैक्सिमम ऐसा सवाल नीट में पूछ सकता है वो कि चक्रा आता है तो आप कर लोगे। ठीक। हालांकि मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी में इस वाले कॉम्प्लेक्स को यूवी रीजन में एब्जॉर्ब करवाया है, इन्होंने तो फिर भी थोड़ा आगे कर दिया। मैं आपको बता सकता हूं, मेरे पास प्रूफ है, बट मैं बहस नहीं करना चाहता। मेरे को नहीं पढ़ना कंट्रोवर्सी में। देख, TOCN63 310 वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है ये, जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है, नॉट इन द विजिबल रीजन। करेक्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो ये कॉम्प्लेक्स वे जो है लगभग, देखो लेकिन फिर भी एक चीज है, वो सवाल क्यों पूछा मेन एग्जाम में, क्योंकि दिखता इसका कलर ऑलमोस्ट येलो है। हालांकि यहाँ पे पेल येलो लिखा हुआ है, मतलब फीका पीला कलर है ये, फीका पीला, लेकिन हमने हमने जो अभी आंसर किया है वो भी हमारा पीला रंग का ही किया है। ठीक है, तो ये पेल येलो दिखा हुआ है, ये देखो। ये तो क्या है, एग्जैक्ट वेवलेंथ पे बात कर रहे हैं, इसलिए इतने एग्जैक्ट कलर चल रहे हैं। हम ये सब काम नहीं कर सकते, हम तो खाली उस चक्रे से चल सकते हैं छोटा मोटा। एग्जैक्ट डेटा से चलेंगे तो कलर के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी आता है, याद नहीं करना है बेटा, इसलिए नहीं निकाला ये आपके सामने, है ना। एनीवेज कोई बात नहीं, सवाल बताओ। द कलरलेस स्पीसीज इज, बताओ जल्दी, कलरलेस। वेनेडियम +3, वेनेडियम +4, सॉरी +2, है ना, SO4 2- है ना, वेनेडियम VSO4, वेनेडियम सल्फेट, Na3। इसका कितना वेनेडियम आएगा, 4, 4 भगाए -2 के तो +8 आए, और +8 -3 तो ये +5 आएगा। और ये कितना आएगा, देखो सल्फेट, इधर से तो कुछ नहीं होगा, इधर से अंदर से भी कुछ नहीं होगा, 0, बाहर से +2 आएगा, तो यानी कि ये +2 ही है। सही है, चलो फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल दो। वेनेडियम +3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वेनेडियम +3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वेनेडियम +2 में क्या होगा, D3, तो +3 में क्या हो जाएगा, D2, यानी कि N = 2, +2 में D3, यानी कि N = 3, +5 में क्या होगा, लगाओ दिमाग। अगर ये +2 में 3 है, +3 में 2 है, +4 में 1 होगा, और +5 में 0 होगा, तो इसका मतलब है यहाँ N = 0 आ जाएगा, तो ये D0 हो गया। D0 वाला कलरलेस होता है, बस कर दो आंसर टिक। लो, आंसर टिक कर दो, कलर। सही है, करेक्ट एकदम। बढ़ू आगे, मैंने कहा था ना ऐसे पूछता है वो, D0 D10 वाले कॉन्सेप्ट पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, AIPMT 2009। एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, अब देखो इसमें पता है, हर कोई ये सोच के बैठ जाएगा और पता नहीं अब कैसे करेंगे। मुझे पता है इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें DD ट्रांजिशन नहीं होगा, या एब्जॉर्ब विजिबल लाइट पूछ रहा है तो इसके अंदर मतलब 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो D0 D10 होंगे, और एक ऑप्शन होगा जो D0 D10 नहीं होगा। जिंक +2 D10 हो गया, खत्म, नहीं करेगा। स्कैंडियम +3, स्कैंडियम +2 में D1 होता है, तो स्कैंडियम +3 में क्या हो जाएगा, D0, खत्म हो गया, ये भी नहीं करेगा। टाइटेनियम +4, टाइटेनियम +4 में भी D0 होता है, करके देख लेना। टाइटेनियम +2 में D2 होता है, +4 में 0 हो जाएगा, ये भी नहीं करता। देख लो, मैंने कहा ना 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो तुम ये बोल दोगे कि कलर का कोई काम नहीं है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा क्रोमियम +3 में, और वो होता है D3, यानी कि N = 3। यस, D3 सिस्टम आपका ट्रांजिशन कर सकता है, DD ट्रांजिशन कर लेगा। तो ये एब्जॉर्ब्ड विजिबल लेंथ, ऐसे सवाल पूछते हैं। सिर्फ इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, हम कॉम्प्लेक्स देख के डो, पता नहीं कौन सा एब्जॉर्ब करेगा भाई यार। समझो बात को, ढूंढो, वो आपको ऐसा नहीं पूछेगा। कलर वाला क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट उठा के नहीं पूछता, वो चेक करता है, 3 ऑप्शन D0 D10 के बना के एक D3 का बना दिया। अब आपको जब ये पता है कि ये तो कलर नहीं दिखाते, तो फिर ऑप्शन वही हुआ, विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करेगा तभी तो दिखेगा।
विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो कलर दिखाई देगा। तो हम कहते हैं कि इसका कलर होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। अब इसका नहीं होने का मतलब है ठीक है यार, इनमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होता है, और अगर होता है तो विजिबल रीजन में नहीं होता है, सिंपल सी बात है। डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड हमेशा ही लॉस्ट होगी, चाहे वीक लिगेंड आए चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए बेटा, ये डब्बे टूटना तय हैं, ये डब्बे तो टूटेंगे। और ये डब्बे टूटेंगे तो इसका मतलब है कि डीजनरेसी तो खत्म हो ही जाएगी। डीजनरेसी का मतलब होता है एक एनर्जी लेवल होना इन सब डब्बों का, है ना। हालांकि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इनके अंदर अलग अलग होते हैं, लाइक एक में पेयरिंग होती है और बाकी में सिंगल सिंगल होते हैं, उनको भी हम डीजनरेटेड नहीं बोलते हैं। बट यहाँ पे उस लेवल की डीजनरेसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑर्बिटल डीजनरेसी की बात हो रही है, सारे ऑर्बिटल डी सबशेल के डीजनरेसी की बात हो रही है, तो वो तो खराब हो ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग एनर्जी पे आ गए। डीजनरेसी का मतलब होता है सेम एनर्जी पे ऑर्बिटल्स का होना। किसी ने पूछा था तो बता दिया। Out of TiF62 minus COF63 minus Cu2Cl2 and NiCl4 the colorless species। देखो AIPMT 2009 में ऐसा सवाल फिर से पूछा, कह रहा है कलरलेस ढूंढो। कलरलेस कौन से ढूंढने बेटा, D0 और D10 ढूंढो। ढूंढो फिर, ये देखो कॉपर +1 में आ गया, ये कॉपर +1 में आ गया, ठीक है। Na+2 में आ गया, ठीक है। कोबाल्ट +3 में आ गया, ठीक है। Ti+4 में आ गया, तो Ti+4 जो है वो D0 हो जाएगा, है ना, D0 हो जाएगा। और कॉपर +1 जो है वो D10 हो जाएगा। बस फिर करना क्या है, कर लो इसको, ये हटा दो, ये सही है, ये हटा दो, ये कहाँ से आ गया, हाँ सही है, ये सही है, ये हटा दो, बस आंसर हो गया 4। तो ऐसे सवाल पूछता है वो, आसान आते हैं। D0 D10 बस, वो कलर नहीं दिखाएंगे। देखो उस वैसा का वैसा सवाल, AIPMT 2009 में एब्जॉर्ब विजिबल लाइट वाला आया, नोट देखो, एक साल पहले पूछा था एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, अगले साल पूछा नॉट एक्सपेक्टेड टू। 2009 ही था, क्यों गया देखो, यस ये देखो 2009 में पूछा था एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, और 2010 में पूछा है नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। लगातार सवाल आया है, लगातार है, और लेकिन वो आसान आसान वाली बात है। ये देखो Ni2+, जिस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे ऑक्टाहेड्रल के लिए तो हम देख सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। टेट्राहेड्रल के लिए आपको वीबीटी लगानी पड़ेगी। सीआर ये फिर ऑक्टाहेड्रल है, इसमें हम देख सकते हैं कि क्रोमियम +3 में है और क्रोमियम +3 में है, इसका मतलब है, हालांकि ये सवाल उन्होंने दिया था तो वो ये चेक कर रहे थे कि 3 ऑप्शन काट दे और एक पे टिक कर लेना। तो क्रोमियम +3 में क्या हो जाएगा बेटा, D3 हो जाएगा, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे। Fe2+ और वीक लिगेंड, वीक लिगेंड यानी Fe2+ और वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड में आप क्या बोल दोगे, वीक लिगेंड में Fe2+, Fe2+ यानी कि D6, D6 यानी वीक लिगेंड, वीक लिगेंड यानी कि T2G, T2G4 Eg2, यही होगा। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए, ये लो। तो ये आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें है, इसमें है। अब देखना उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और स्क्वायर प्लेनर में हम CFT नहीं लगाते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम सिंपल VBT लगाएंगे। मैंने ऑप्शन में करवा रखा है, आप देख लेना, नोट्स में करवा रखा है, DSP2 है और अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है पेयरिंग की वजह से। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो फिर हम आंसर क्या करेंगे बेटा, दूसरा करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा, क्योंकि बाकियों में अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक में नहीं निकल रहा। और प्लीज उसके लिए CFT मत लगा लेना, उसको डायरेक्ट मत देखना, उसको VBT से देखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को हमेशा VBT से सॉल्व करो, क्योंकि ना तो हम टेट्राहेड्रल में CFT पढ़ते हैं और स्क्वायर प्लेनर में भी नहीं पढ़ते हैं। हमने सिर्फ डायग्राम बनाए हैं, हमको ऑर्डर पता है, एनर्जी के ऑर्डर पता है, हम बता सकते हैं, बट हम कॉम्प्लेक्स को लेकर नहीं बैठ सकते कि इसमें बताओ स्क्वायर प्लेनर कैसे निकालेंगे। वो आपके सिलेबस में नहीं है, वरना मैं इसको भी CFT से बता देता। एक लेक्चर जाएगा पूरा स्क्वायर प्लेनर में फिलिंग समझने के लिए।
फोर्थ क्यों नहीं? क्योंकि फोर्थ में वीक लिगेंड है ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, अगर D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता बेटा, तो मैं बोल देता कि T2G6 EG0। हाँ, इस केस में मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो बोल देता। लेकिन आप H2O पे भी तो नजर रखो, वो तो वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन चार आएंगे। T2G4 ऐसे भरोगे ना, छह को, एक दो तीन चार पांच छह, तो फिर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन चार आएंगे, दो ऊपर के दो नीचे के। ये होता अगर, तो जीरो होता ना, तो H2O है, क्यों बोलूंगा उसको। आप समझे? लिगेंड की स्ट्रेंथ पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे? जो चीज सीखी हुई है वो क्यों भूल रहे हो? D6 को वीक लिगेंड में भरो ना। D6 को वीक लिगेंड में भरोगे तो T2G4 AG2 करोगे। वो क्यों भूल रहे हो? मतलब तुम सिर्फ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट से काम चलाना चाह रहे हो? नहीं भाई, लिगेंड कैसा आया है, पेयरिंग तो इस बात पे भी फर्क पड़ती है। और अगर पेयरिंग से अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं तो आंसर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन से जाएगा ना बेटा। आप समझ गए? N जीरो होने से क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। एक्चुअली अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ट्रांजिशन होता है। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ट्रांजिशन होता है। तो इसमें क्या, मुझे लग ही रहा है कि आप परेशान हो जाओगे। ये देखो, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिस्टम है, ये, तो इसमें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो, यहां पे आपने कहा पूरा भर जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो, और ऊपर वाले जो दो खाली होंगे उनमें तो लिगेंड आएगा ना बेटा। एक लिगेंड यहां आएगा, एक लिगेंड यहां आएगा, तो लिगेंड तो दोनों इलेक्ट्रॉन रखेगा आपने। तो ये कायदे से तो ये D10 सिस्टम ही हो गया ना। भाई तुमने D6 को नीचे भर दिया, मान लिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, तुमने ये तो भर दिए मेटल मेटल के तो, लेकिन जो दो खाली हैं, जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो भी तो पूरे भर जाएंगे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएंगे। ये भी एक हिसाब से D10 कॉन्फ़िगरेशन चला गया फिर तो। मेटल का नहीं गया, कॉम्प्लेक्स में तो चला गया। कॉम्प्लेक्स में तो D10 हो गया ना बेटा। अब कॉम्प्लेक्स में कोई चीज D10 हो गई तो वो कैसे करेगी? मैंने तो कहा D0 D10 सिस्टम नहीं कर पाएंगे। ये D10 सिस्टम बन जाएगा ना, क्योंकि ये जो खाली होंगे यहां लिगेंड आ जाएंगे, लिगेंड आएंगे तो अनपेड तो बचने से रहा। ये चीज है। समझ में तो आ रहा है? अब तो समझ गए? ठीक है। और ये सवाल AIPMT 2000 अच्छे लेवल के सवाल होते थे। मैं मानता था कि AIPMT लास्ट 2010 तक अच्छा था। उसके बाद जो नीट में पेपर आए हैं, मतलब आप 12 तक भी ठीक मान लो, 12 के बाद जो कचरा हुआ है ना पेपर का, मैं बता नहीं सकता। वो क्या पूछ रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते इस सवाल को। अब तो इस लेवल के सवाल को तुमको आसान लग रहा होगा क्योंकि मैं यहां बैठ के करवा रहा हूं, तुम अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन चीजों को। शर्त लगा लो, इससे बहुत आसान आएगी। कुछ नहीं पूछे उनको यार, साइंटिस्ट के नाम पूछ लेते हैं वो यार। ये थियरी कौन से ईयर में थी, मैंने सुना है, ऐसे तक सवाल आ रखे हैं। भाई ऐसे आ गए तो मैं तो ये सब नहीं पढ़ा था। मैं पहले ही माफी मांग रहा हूँ इन एडवांस कि ये सब मेरे नोट्स में नहीं मिलेगा। और अगर ये आता है तो छोड़ दो उस सवाल को, एक ही आएगा ना, छोड़ देना उसको। और हंस के और आना कि बेवकूफ, क्या पूछ रहे हैं ये। उस एग्जाम में जो देश का हेल्थ सिस्टम बनाएगा आगे जाके, उसमें पूछ रहे हैं ये। लास्ट जो है वो, और एक बार 2016 में भी किसी वजह से दो बार हुआ था शायद, उसमें भी एक कुछ सवाल तगड़े आए थे। ये तुम कर सकते हो अब तो, ये तो हम कर चुके हैं, होमवर्क कर लेना। ठीक है बेटा। चलो, तो कलर वलर वाली बातें हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं, और आगे की तरफ आके हम चीजों को, अच्छा एक सवाल रह गया, लो ये करके दिखाओ। वे एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये? लैम्डा एब्जॉर्ब। बस एनर्जी से देख लो। तो ये तो तुमको पता ही है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एब्जॉर्ब। बस फिर चलते रहो
और करते रहो। तो जितना वीक लिगेंड उतनी ज्यादा लैम्डा। वीक लिगेंड वीक लिगेंड वीक लिगेंड किधर है भाई, इंक्रीजिंग पूछ रहा है ना, इंक्रीजिंग। वीक लिगेंड किधर है, ये रहा। उसके बाद EN कहाँ आता है, NH3 कहाँ आता है, बताओ जल्दी बताओ। बताओ आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ भाई, फटाफट। फटाफट आंसर बताओ भाई, फटाफट। लो, एक कह रहा है पोल करो। बेटा अगर मैं पोल करता ना तो ये इतने सवाल भी नहीं करवा पाता मैं। चुपचाप पढ़ ले रहे, क्या पोल वोल करवा रहा है बिना मतलब। हम्म हम ये छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। OMC हम कल कर लेंगे, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम कर सकते हैं आराम से, 15 मिनट हमारे पास है, ये वाला टॉपिक हो जाएगा, इजी है। EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये देखो, ये क्या कहलाता है, EAN का मतलब होता है बेटा हिसाब किताब। क्या होता है, कितने आए कितने गए, हिसाब किताब। कितने आए कितने गए, हिसाब किताब इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव। इफेक्टिव होगा वो, इफेक्टिंग नहीं है वो, गांजा इफेक्ट आ गया। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकलता है, मेटल का ओरिजिनल एटॉमिक नंबर, जेड ऑफ मेटल, मेटल का एटॉमिक नंबर, माइनस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ये लो, एग्जाम्पल के तौर पे ये समझते हैं, देखो इसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, मेटल का +2 आ रहा है, ठीक है। मतलब उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जेड क्या आ रहा है, आयरन का जेड क्या आ रहा है, 26 आएगा। आयरन का जेड क्या है, 26। जितना मेटल का एटॉमिक नंबर है, पहले हम उसमें से नुकसान को माइनस कर देंगे। नुकसान मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। कुल मिला के मेटल के अराउंड इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब कहलाता है बेटा EAN। क्या कहलाता है बेटा, EAN। अच्छा, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं। पेयर तो ठीक है, एक देता है। एक लिगेंड जो है, अगर वो मोनोडेंटेड है, तो लिगेंड से टोटल इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने आएंगे। तो चलो समझो बात को, ये उसका ओरिजिनल एटॉमिक नंबर है, जिसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट चली गई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। फिर ये लॉस के साथ साथ ये गेन भी हुआ है। तो कितना लॉस हुआ कितना गेन हुआ, इसका हिसाब कहलाता है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बस, तो हमको करना कुछ नहीं है, हमको उसके एटॉमिक नंबर में से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर देना है। वो तो लॉस हो गया, लॉस को कर देंगे माइनस, गेन को कर देंगे प्लस, जो भी आएगा वो हम EAN लिख देंगे। जरा बताओ, अगर आपको बात समझ आ गई हो तो पहले हम क्या करेंगे, 26 -2 कर देंगे बेटा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है। फिर यहां पे देखो कितने लिगेंड हैं, 6। क्या ये मोनोडेंटेड है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, यहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 × 6, 12 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं हम इसको। ये लो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 12। क्यों, क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे मोनोडेंटेड वाला 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो बताओ कितना हो गया, 12 तो 14, और ये 12 हो जाएगा, ये 12 ही होगा। जोड़ दो कितना होगा, 26 -2 कितने हो गए, 24। 24 + 12 36। ठीक है, अब इसी को एक साइड में, ये एन जो रूल होता है वही क्या होता है, सिज्विक रूल। सिज्विक रूल, सिज्विक रूल, EAN रूल एक ही बात है। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ना, अगर किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आए, तो उसको थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स माना जाता है। द कॉम्प्लेक्स इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल अकॉर्डिंग टू दिस रूल। thermodynamically stable if EAN of complex is equal to atomic number of
इनर्ट गैस। मतलब जैसे क्या क्या हो सकता है, 36 हो सकता है, 54 हो सकता है, इस तरह से, है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 36, 54। अगर ये इनके इक्वल आ जाए, आपको इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर पता है, 36 इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होता है। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आया, बताओ ईएएन रूल फॉलो और नॉट? ईएएन रूल इज फॉलोड। ठीक, 36 आ गया तो कर दिया, तो थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स मान लेंगे। ये ऑक्टेट रूल टाइप क्या है बेटा? ऑक्टेट रूल नहीं होता था कि 8 है तो ठाठ है, ये कह रहा है इनर्ट गैस जितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं, ये एन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में, अगर इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर अचीव हो जाए उस नंबर में, तो हम उसको थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल मान लेंगे। बस फिर ये ऐसी फर्जी बात कर रहा है। तो आओ, क्या ये सवाल कर सकते हो तुम इतने सारे? कर सकते हो? चलो करवाते हैं आपको। NiCO4, देखते जाओ। Ni कितना होता है, 28। लॉस जीरो का, क्यों? क्योंकि जीरो स्टेट में है, जीरो 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 जीरो, सब जीरो ही है। इसमें जरूर ये +2 में है, ये बाकी सब तो जीरो ही है। ठीक है, क्योंकि मेनली कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के लिए ही ईएन रूल ज्यादा फॉलो होता है। तो 28 - 2 कितने, 4, तो 4 × 2 कर दो। ठीक है, निकाल लेना। 26 - 0 +5 × 2 निकाल लेना। फिर यहाँ आएगा 24 होता है इसका क्रोमियम का बेटा, -0 प्लस, कर लोगे ये तो, छोड़ो ये कर लोगे। 24, चलो कर ही देता हूँ, -0 + 6 × 2 निकाल लेना। Mn, MnCO6, Mn 25 -0 +6 × 2 कितना आया रे? देखना इसको, 25 और 12, 37। इसका 37 आया, इसका तो 36 आया, इसका कितना आया, 36 आया, 37 आया। इसको 36 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो ये 36 बनेगा। तो इसीलिए जो MnCO6 होता है वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है और बनता है MnCO6 प्लस। तो इसका मतलब है कोई अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? इसका क्या हो रहा है, अगर इसमें से Mn से Mn प्लस बन रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है बेटा या ऑक्सीडेशन हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, जल्दी बताओ। रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन, एक रिडक्शन लिख रहा है, ओ 9th क्लास। ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या रिड्यूसिंग एजेंट होता है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये वाला इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है ना। सबके लिए ये चीजें वैलिड नहीं है, जो जो मैं करवा रहा हूं वो कर लो, है ना। एक बच्ची पूछ रही है कि 36 ही क्यों करना होता है, तो मैं कह रहा हूं ना कि करना नहीं होता है, वो थर्मोडाइनेमिकली लेस स्टेबल है। MnCO6 थर्मोडाइनेमिकली लेस स्टेबल, करना नहीं होता, मैं बता रहा हूं कि ये कोशिश करेगा, ये कॉम्प्लेक्स हमेशा थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल होने की कोशिश करेगा, इसीलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके पास दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, अगला तरीका भी आएगा आगे बता दूंगा। ये नहीं है, सॉरी वो ये नहीं है, आगे वाला है, मैं बता दूंगा कैसे करता है। अच्छा, वेनेडियम क्या होता है, वेनेडियम कितना होता है, 23 होता है, 23 होता है, 21, 22, 23। कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। 23 -0 +6 × 2 कितना हुआ, बताओ जरा कितना हुआ रे, 23, 12, 35। ये लो, 35 वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खाक कर छत्ती करेगा। तो इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं ये हमको चीज समझ में आ गई कि हम VCO6 की स्टेबिलिटी की बात करें तो कम स्टेबल है, वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन खा के आपको इस तरह से ही दिखने को मिलेगा, VCO6 माइनस।
बताओ, अगर इसका क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन खाया है, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो बताओ ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब समझ आया? समझ आया? कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बता दी। जिसके रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग, मैं बता रहा हूं ना, जो बच्चा ये पूछ रहा है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, अरे भाई, हो रिडॉक्स फिर से आ गया। ये बच्चों को रिडॉक्स नहीं आता। अगर बिना रिडक्शन ऑक्सीडेशन के तुम केमिस्ट्री पढ़ने की सोच रहे हो, भूल जाओ। ये तो मैं बोलूंगा, फिजिकल वाला टीचर बोलेगा, ऑर्गेनिक वाला टीचर बोलेगा, अरे बायोलॉजी वाले भी बोल के चले जाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इन दो शब्दों से तो तुमको बिल्कुल भी दूर नहीं रहना है अगर तुमने साइंस लिए तो। बायोलॉजी वाले बोल के चल जाएंगे ऑक्सीडेशन, वो बता देते हैं, क्रेब्स साइकिल वगैरह में वो पढ़ाते हैं ना, वो बता देते हैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। तो उनके में भी आ जाता है भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो कैसी बात कर रहे हो तुम? बता रहा हूं मैं, कईयों के पेन आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन सुन के, क्लैप फिर आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कॉमन चीज है। रिडॉक्स रिएक्शन कोई चैप्टर नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह लगता है। MnCO5, चलो बताओ कितना होगा, 25, 25 - 0 +5 × 2, ये देखो कितना हुआ रे, ये भी 35 हुआ। ये दो तरीके से काम करता है। इसके पास दो तरीके, जिन दो तरीकों की मैं बात कर रहा था वो इसके पास है। ये इलेक्ट्रॉन या तो खाएगा या डाइमर बनाएगा। इसके नीचे देखो, इसका जस्ट डाइमर बना हुआ है। या तो ये डाइमर बना के स्टेबल हो सकता है, या ये इलेक्ट्रॉन खाकर स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधा डाइमर पर ही आ जाते हैं। 35 है। हाँ, आपसे पूछा जाए क्या ये EAN रूल फॉलो कर रहे हैं तीनों, तो नहीं कर रहे हैं। तो सर आपने इनको 36 क्यों किए? क्योंकि मैंने तो इनके आगे की चीज बताई। तुमको अगर ये कॉम्प्लेक्स देकर पूछेगा कि MnCO6 EAN रूल फॉलो करता है नहीं करता है, तो तुमको आगे की पंचायती थोड़ी करती है कि कैसे करता है, वो तो मैंने बताया है। तुम वो जो आगे बता रखा है वो तो इस बात का जवाब है कि MnCO6, वाई MnCO6 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तुमको MnCO6 बोलेगा तो उसका EN निकालो, तुमको ये देगा तो इसका EN निकाल, ये देगा तो इसका EN निकाल, जो दे रहा है उसका EN निकालो। ठीक है, तुमको आगे तुमसे पूछा EN है, तुम बता रहे हो कि देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो 36 बन जाएगा। नहीं नहीं, तुमको नहीं बोला वो सब बताने के लिए, वो तो मैं एडिशनल बता रहा हूँ कि वो क्यों उसको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं, ये मैं वो बता रहा हूं तुमको। यस। तो अब ये जो है तीन अगले, ये डाइमर है। डाइमर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो डाइमर की कैलकुलेशन में क्या होता है बेटा, कि दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ने होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्यों जोड़ने होते हैं? क्योंकि देखो डाइमर के अंदर मेटल मेटल का भी बॉन्ड होता है, लाइक Mn और Mn के बीच में भी बॉन्ड होगा। जब Mn और Mn के बीच में बॉन्ड होगा तो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी शेयर होंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन हमको हिसाब में हमेशा जोड़ने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो डाइमर के लिए अलग से हिसाब किताब रखो। हालांकि डाइमर वाली चीजें तुमसे नहीं पूछेगा EAN में, ले मैं एडिशनल करवा रहा हूं, एक्स्ट्रा करवा रहा हूं। जब भी डाइमर की बात हो तो आप दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ो, डाइमर के लिए कैलकुलेट करो और फिर डिवाइड बाई 2 करके सिंगल के लिए निकाल दो। जैसे मैंगनीज है, जैसे क्या है, मैंगनीज है। तो बताओ कितने मैंगनीज है, तो आप बोलोगे सर 25 है, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 25। कितने मैंगनीज है, दो। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि 25 × 2 कर दो। कर दिया सर। फिर जीरो है तो माइनस तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो आप 10 × 2 कर दो, 20 हो गया, ठीक है सर। 10 × 2 भी कर दिया, 20 हो गया। मैंने कहा दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे, डाइमर वालों में दो इलेक्ट्रॉन आपको एडिशनल देना पड़ेगा। मेटल मेटल का बॉन्ड होता है। क्या इसका आंसर 72 आ रहा है क्या, चेक करो जरा। ये कितना हो गया, 50। ये 50 + 24,
नहीं, 50 + 22 हो गया, 20 और 2 22। हाँ, 50 + 22 72 हो गया। अब जैसे ही 72 आया, बट वो तो डाइमर के लिए आया, तो फर्स्ट सिंगल के लिए क्या लिखोगे, 72 डिवाइड बाई 2 करके 36 करोगे, तो आपको इसकी 1 यूनिट का EAN निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट का। अब बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे करना चाहते हैं कि सर हम पहले ही आधे आधे कर दें, तो कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, तो ये तो सिंपल हो गया कि MnCO5 का जितना आया उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, ऐसा ही हो गया। लेकिन डाइमर का निकालने का तरीका ये होता है, तरीके से चलो, है ना, आधा करो कर लो, कोई बात नहीं, यहां 25 लिख दो, कर लो, यहां पे 5 × 2 कर दो, कर लो, 10 हो जाएगा। फिर यहां पे +1 करना, लेकिन हो जाएगा वो 36, मुझे पता है हो जाएगा, लेकिन वो तरीका नहीं है, तरीका यही सही है, जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसी से चलेंगे। ये CO कोबाल्ट कितना होता है बेटा, 27 होता है, इनको कितना कर देंगे, 2 -0 प्लस क्या, ये देखो 8 × 2 कर देंगे, 16 हो जाएगा, +2 कर दो, अगेन देखो ये भी 72 आएगा, तो इसका भी 72 डिवाइड बाई 2 कर देना। आयरन होता है बेटा 26 × कितना कर दोगे, 2, यहाँ पे क्या आएगा 0, प्लस ये कितना आएगा 9 × 2 यानी 18 +2 कर देना, चेक कर लेना, ये भी 72 आएगा। सिखाने का तरीका यह है कि मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं वो EAN रूल फॉलो करते हैं। हालांकि आप निकाल किसी के भी लिए सकते हो, बट ये मेटल कार्बोनिल्स के लिए ज्यादा रूल दिया गया था, तो सवाल मेटल कार्बोनिल्स पे ज्यादा पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने सारे मेटल कार्बोनिल्स उठा के ले लिए। नॉर्मल वाले भी कर लोगे, जैसे ये वाला है निकल, निकल कितना होता है 28 होता है, +2 है यानी कि -2 हो गया, प्लस इसमें 4 लिगेंड है तो 4 × 2 हो गया। अब जरा देखो ये कितना आ रहा है, 26 ये हो गया, 26 ये हो गया, 2 गए तो 26 हो गया, 26 और 8 कितना हो गया 34। ठीक है, तो ये EAN रूल फॉलो नहीं कर रहा है, हम क्या करें उसका, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, EAN इज नॉट फॉलोड। बस, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये निकाल लेना, 36 36 आ जाएंगे, ये कर लेंगे। ये 36 36 हमने बनाए एडिशनल चीजें बताने के लिए कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बाकी अगर उसका EAN पूछेगा तो आपको 37 ही लिखना है, आगे का प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है बेटा। हाँ, डाइमर्स EAN फॉलो कर रहे हैं। और फिर इनके सवाल करोगे अपने आप वैसे ही हो जाएंगे, खूब सारे तो मैंने ही करवा दिए। अब EAN के सवाल है, ये आपके लिए है गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट। सर क्या करें इनका, कुछ नहीं, देखो बस। क्यों, क्योंकि वो क्या पूछेगा पता है, कि इस Mn2CO10 में ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हैं, ये पूछेगा वो। क्योंकि डाइमर है तो डाइमर में कुछ जगह पे ब्रिजिंग कार्बोनिल भी हो सकते हैं, जैसे ये रहा CO2CO8, ये क्या इसमें ब्रिजिंग C डबल बॉन्ड O है, ये भी C डबल बॉन्ड O ही है ना, C ट्रिपल बॉन्ड O होना चाहिए, बट इन्होंने उस पाई कोऑर्डिनेट को कंसिडर नहीं किया है। ये CO है, ये CO है, CO ठीक है। देखो CO ये ब्रिजिंग है, तो आपसे पूछा जाएगा क्या इसमें ब्रिजिंग कार्बोनिल्स हैं, तो आंसर है यस, 2 हैं। इसमें है तो आंसर है नहीं है। अब क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बहुत सारी किताबों में ब्रिजिंग वाली भी होती है, बेटा हमको इससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये कभी अगर सवाल आ गया तो क्या पूछेगा, अच्छा, मोनोन्यूक्लियर वो होता है जो एक सेंटर होता है, क्या ये मोनोन्यूक्लियर है, यस। क्या ये मोनोन्यूक्लियर है, ये सवाल नीट में पूछा हुआ है। FeCO5 मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड, एक सेंटर, मोनोन्यूक्लियर 1 सेंटर, मोनोन्यूक्लियर 1 सेंटर, डाई न्यूक्लियर यस 2 सेंटर, डाई न्यूक्लियर यस 2 सेंटर। तो इसमें से 2 हैं जो डाई न्यूक्लियर हैं, बाकी मोनोन्यूक्लियर का मतलब होता है एक सेंटर वाला, है ना, मोनोसेंट्रिक जिसको बोलते हैं, मोनोन्यूक्लियर बोल दो, मोनोसेंट्रिक बोल दो, ये सब मोनोसेंट्रिक है। ये 2 जो हैं ये डाई सेंट्रिक है ना, पॉलीसेंट्रिक भी होते हैं, बट हमारे पास अभी 2 तक ही है, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड है क्या, यस, यस, डेफिनेटली। ये मत बोलना
समझाओ इसको, डेल्टा बॉन्ड है। जेई वाले पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाऊंगा टाइम वेस्ट होगा। डेल्टा बॉन्ड है ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, डेल्टा बॉन्ड है। बताते हैं जेई वाले, हमको जरूरत नहीं है उन सब चीजों की। ठीक है बेटा, ये एनसीईआरटी में चित्र दिए हुए हैं, तो मैंने कहा बस चित्र हैं तो अपनी किताब में चित्र दिए हुए हैं तो देख के चले जाते हैं, और तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा बस वही करना है। चलो भाई, क्या ख्याल है, क्लास छोड़ दूं? ओएमसी अगले बार में कर लेंगे। ओएमसी कल वाली क्लास में हो जाएगा, और कल वाली क्लास में आइसोमेरिज्म स्टार्ट भी हो जाएगा। तो कल वाली क्लास में आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ओएमसी हो जाएगा, ठीक है। और परसों वाली क्लास में आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो कल और परसों में ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म है। एक लेक्चर बचेगा, हम उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी अच्छी, ठीक है। क्या ही दिक्कत है, चले भाई। नया चैप्टर तो अपन जहां तक चांस है टेस्ट के बाद ही करेंगे, मतलब वो नेक्स्ट वीक में ही करेंगे, ज्यादा बेहतर है आपके लिए भी। चलो भाई, पढ़ाने को मैं 15-20 मिनट खींच के और पढ़ा भी दूंगा। लेकिन फंस आप ही जाओगे, छोड़ो रहने दो। अच्छा, ये सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था क्या बेटा, ये वाला? क्या ये मैंने होमवर्क में दिया था क्या? क्या ये हो गया आपसे? इसको समझने का तरीका है एक, यूनी नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड बोला है इसने, एक्स माइनस, ठीक है। हेलोजन नहीं है यहाँ पे एक्स माइनस का मतलब, वो गलती बच्चा हमेशा करता है। ये यहाँ पे एक्स माइनस का मतलब, आप एक काम करो, इसको एक्स माइनस की जगह आप इसको कुछ भी लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, ए माइनस लिख दो, और फिर यहाँ पे NiA4 लिख दो, है ना, या एल माइनस लिख दो, सबसे बढ़िया लिगेंड है तो एल माइनस लिख दो, और इसको आप ऐसे लिख दो NiL4 2 माइनस, ऐसे देख लो, है ना। एक्स में क्या होता है कि जब आप इसको एक्स को हेलोजन मान लोगे ना, तो आप गलती वैसे ही कर दोगे कि हेलोजन तो वीक होते हैं सर, बात खत्म हो गई। नहीं 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 नहीं, ये हेलोजन नहीं है, इन्होंने एक्स लिख दिया, ठीक है, एक्स का मतलब हेलोजन नहीं है, यहां पे नहीं है। सवाल में उन्होंने जैसे ABCD XYZ कुछ बोलते हैं ना, तो उन्होंने एक्स बोल दिया, अब कंफ्यूजन यही हो गया। एनीवेज कोई बात नहीं, इन्होंने कहा निकिल है +2 में है, Na+2 में है, और D8 कॉम्प्लेक्स होगा, और इसने कहा कि पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। शब्द इसने आंसर यहां लिख दिया कि ये एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। अब पैरामैग्नेटिक, निकिल +2 में पैरामैग्नेटिक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ Ni+2 पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकता है? आप ये देख लो, 1 2 3 4, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अगर मैं ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं, अंदर का डब्बा ना लूं, तो ये पैरामैग्नेटिक हो सकता है। और अगर मैं यहां पे इस लिगेंड को स्ट्रॉन्ग मान लूं, है ना, अगर मैं यहां पे ऐसे मान लूं, sp3 मान लूं, तो n=2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पेयरिंग करवा दूं, ठीक है, ऐसी पेयरिंग करवा दूं, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो पेयरिंग हो जाएगी बेटा, पेयरिंग हो जाएगी तो इस केस में dsp2 बनेगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, इस केस में वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। इसने कहा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, यानी कि स्क्वायर प्लेनर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। कुल मिला के वैसे तो स्क्वायर प्लेनर के साथ 0 बोलता तब मजा आता, पर इन्होंने तो ऑप्शन ही इतने बेकार दिए हुए थे, मुझे नहीं पता। आंसर हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि दो बातों से आपको पकड़ना है। इसने कहा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, अगर sp3 होगा तो ही पैरामैग्नेटिक हो सकता है। स्क्वायर प्लेनर होने का मतलब है स्ट्रॉन्ग लिगेंड आके करवा देगा, एक डब्बा खाली हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। मुझे लगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, इसलिए करवा दिया। अब जा रहा हूं भाई, अब जा रहा हूं। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्कार। कल मिलेंगे OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर हम मेटल कार्बोनिल्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग भी देखेंगे, कितने तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, उन सब के नाम भी ध्यान रखने हैं हमको, और डिटेल में हम मेटल कार्बोनिल्स पढ़ते हैं।
तो मेटल कार्बोनिल्स के अंदर बॉन्डिंग क्या होती। तो कल बेसिकली हमारे पास कौन सा टॉपिक होगा बताऊं, पाई एसिड लिगेंड वाला। याद करो, लिगेंड के क्लासिफिकेशंस पढ़े थे, उसमें पाई एसिड टाइप के कुछ लिगेंड्स थे। तो कल हम डिटेल में पाई एसिड लिगेंड्स जानने वाले हैं उस ओएमसी टॉपिक में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।